तो आपने सबसे बड़ा अमाउंट क्या देखा रिजेक्शन का कि रिजेक्ट हो गया अमाउंट आपके एक्सपीरियंस के बारे में? शायद करोड़ में देखे हुए हैं। सबसे बड़ा मिथ क्या है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कि 100% कवरेज है भैया कि मेरा हॉस्पिटल मेरी मर्जी, मतलब कुछ भी बिल बनाता है हॉस्पिटल नहीं हिम्मत है। मान लो 89 लाख का क्लेम है, उसमें से ही पेशेंट को 5 लाख 4 लाख देना पड़ रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैं कैश में जाऊंगा तो कैश में महंगा पड़ता है? कैश में महंगा पड़ता है, बट लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस में महंगा पड़ता है। मैं 2 घंटे में जो उसकी हालत थी कि मैं तो सब पर्सनल लोन लेने जा रहा था। मैंने भी सुना है, मैंने पड़ोस में भी देखा है, उसने, मेरा फ्रेंड है, उसने अपना फ्लैट ही बेच दिया। लास्ट ईयर सैफ अली खान जो सेलिब्रिटी है, सैफ अली खान ने भी आई थिंक 35 लाख के अप्रॉक्स उन्होंने इंश्योरेंस से लिया था उनके साथ। So hello everyone, welcome to our new podcast on health insurance or basic of health insurance. So we will learn about the basics of health insurance, जिसमें हम जानेंगे कि बेसिक्स जब हम पॉलिसी लेने जाते हैं या रिन्यू करते हैं तो हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बिल हमारा बहुत बड़ा बिल आता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ठीक है, तब हमें पता लगता है, सरप्राइजेज आते हैं कि ये रिजेक्शन हो गया, ये परसेंटेज कटिंग हो गई, हमारी जेब से बहुत पैसा जा रहा है। क्योंकि जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो उसकी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो कि तब हम ध्यान नहीं दे पाते। तो उस बेसिक लाइंस में, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ पर फोकस रखना चाहिए जिससे कि जब हम क्लेम लेने जाए तो हमारा रिजेक्शन ना हो, ऑलमोस्ट हमारा 100% हमें अमाउंट मिल जाए, तो हम फाइनेंशियली टेंशन फ्री रहेंगे एटलीस्ट। तो उसके लिए इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम उसकी बारीकियों को जानने के लिए, जो लंबे चौड़े उनके वो कंडीशंस होती हैं उनको समझने के लिए हमारे साथ है अभिषेक, जिनको एक्सपीरियंस है मोर देन लैक्स ऑफ क्लेम पास करने का, कि वो हॉस्पिटल टीपीए में काम करते हैं, वन ऑफ द रेनोड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें उन्होंने मोर देन लैक्स क्लेम पास किए और उन्होंने अपने खुद से एक्सपीरियंस किया है कि कैसे रिजेक्शन होता है, लोग कितने परेशान होते हैं, और उनको वैसे ही हॉस्पिटल्स में अपने अपनों की परेशानी ज़्यादा होती है और प्लस फाइनेंशियल हेल्प अगर नहीं मिलती है, वो भी इंश्योरेंस लिया है इतने टाइम से, तो उसमें फिर उनको बहुत मतलब एकदम टूट जाते हैं वो। तो उसके लिए हमारे साथ अभिषेक हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने अभी बताया। तो नाउ ओवर टू अभिषेक। अभिषेक आपको बताएंगे कि रिजेक्शंस और किस चीज़ों पे हम ध्यान रखें, किस वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो अभिषेक, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सो अभिषेक, मेनली हम जानना चाहेंगे कि लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं या काफ़ी लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं हम। तो इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू आता है कि हम इनिशियली तो ले लेते हैं, 1 2 साल 3 4 साल चलाते हैं, उसको प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल्स में जाते हैं हम, ठीक है, हॉस्पिटल जाने के बाद जब हम बिल के लिए खड़े होते हैं कि जो हमारा बिल आता है हॉस्पिटल में, सपोज 1 लाख 2 लाख या वट एवर द अमाउंट, ठीक है, उसके बाद हम आपके पास पहुंचते हैं, हॉस्पिटल ने बिल दिया आपको, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करते हो, तो उस केस में हमें 100% रिम्बर्समेंट होना चाहिए, लेकिन रिजेक्शंस भी आते हैं। तो वो सिर्फ गलती हमारी क्या होती है कि जिस वजह से रिजेक्शंस आते हैं बहुत सारे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम उसके टर्म एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए, खुद से पढ़नी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस, मैक्सिमम मैंने देखा है इंडिया में लोग ऐसे खरीदते हैं कि कोई आपके घर पे आए, नोन टू, उन्होंने वो पॉलिसीज बेचते हैं, वो आपके घर आए, उन्होंने आपको बोला ये बहुत अच्छी चीज आई है, आप ये ले लो। आपने उनके बात पे ले लिया, उन्होंने आपको बोला कि हॉस्पिटल में जाओगे तुम्हारा 100% कवरेज है। मैंने यहाँ तक पेशेंट को कहते हुए सुना है कि आप, मेरे को तो इंश्योरेंस जिसने बेचा था उसने ये बोला कि मुफ्त इलाज, ये कार्ड बस लेकर जाना, मुफ्त इलाज। लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आपको फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म पे साइन करने होते हैं, या ये बेसिक नॉलेज भी इंश्योरेंस कंपनीज के जो एजेंट होते हैं बेसिकली वो पेशेंट को नहीं देते हैं। फॉर्म पे साइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और रिसेंटली मिस सेलिंग भी होती है, मिस सेलिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि आईआईडीए में उसकी कंप्लेंट्स बहुत आई हैं, इंक्रीज हो रही है कि लोग बताते नहीं है सेल करते समय, या फिर उनको खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि उनका सिर्फ प्रीमियम का टारगेट होता है कि प्रीमियम कलेक्ट करना है। तो आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये नहीं कि कोई स्टॉक्स में आप पैसा लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो कि मतलब दोबारा भी आ सकता है, बट इट्स अबाउट हेल्थ। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम पे आपके लिए। कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी देख रहे हो आप, बहुत लोगों के पास शायद नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वॉलंटरीली मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि एक आई थिंक 2 से 5% के आसपास वॉलंटरी जाके खुद हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। 2 से 5% आउट ऑफ पूरे इंडिया में 2 से 5% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस वॉलंटरी लिया हुआ, मतलब खुद से खरीदा हुआ। और वो भी मैक्सिमम होगा जो बड़े शहरों में होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत जिनको है वो है छोटे शहरों वालों को, क्योंकि जब वो छोटे शहर से बड़े शहर में ट्रीटमेंट कराने आते हैं तब जो उनको कॉस्ट पड़ रहा होता है, तब उनको समझ में आता है कि हाँ इतनी कॉस्टिंग है ट्रीटमेंट की, अब वो कहाँ से लाएंगे। तो आपने सबसे बड़ा अमाउंट क्या देखा रिजेक्शन का कि रिजेक्ट हो गया? शायद करोड़ में देखे हुए हैं, 1 करोड़ 50 लाख 90 1 लाख करोड़ प्लस का क्लेम। 1 करोड़ प्लस का क्लेम रिजेक्ट होते हुए देखा है, लोगों को रोते हुए देखा है अपने सामने, हेल्प करो कुछ करो कैसे भी करा दो। हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं उस केसेस में कि वो हो ही नहीं पा रहा है, हो नहीं सकता है, हमने ट्राई कर लिया सब कर लिया, लेकिन लोगों को मतलब बिल्कुल, अगर आपको मैं बताऊं एक एक्सपीरियंस बताऊं, एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, हस्बैंड की किसी तरह से एक्सीडेंट हो गई थी, उनकी वाइफ थी, बच्चे थे छोटे, एक बच्चा था वो भी गोद में होगा शायद। वो आए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लगभग 1-1.5 महीने का एडमिशन, 90-95 लाख का बिल, एट द एंड उनके पास डिनाइल हो गया, कैसे करेंगे पेमेंट। मैंने उस लेडी को रोते हुए देखा, बच्चे को गोद में लेकर के अलग अलग ऑफिस में रिक्वेस्ट करते हुए देखा है फॉर डिस्काउंट्स या कुछ भी कह लो, क्राउड फंडिंग, कैसे भी करके बस उस दिन उसको, और वो भी डेथ केस था, बॉडी रिलीज करानी है और हॉस्पिटल बिना फाइनेंशियल क्लियरेंस के नहीं कर सकता। ये तो बहुत टफ सिचुएशन होती है, बहुत टफ सिचुएशन थी उनके लिए। मतलब मेंटली वो वैसे ही परेशान है, ऊपर से फाइनेंशियली डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, बॉडी नहीं मिल रही है, मतलब ये तो बहुत मेजर केस हो गया। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी लेना चाहे उतना बेटर है आपके लिए। तो कमिंग टू रिजेक्शंस, तो रीजन क्या है रिजेक्शंस के मेनली जो हमें ध्यान देना चाहिए पॉलिसी लेते वक्त? देखो मैक्सिमम रिजेक्शन जो होते हैं वो होते हैं लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग, कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोल करके डिनाई किया कि लायबिलिटी नहीं कंफर्म हो पा रही है क्लेम की। उसमें आता है आपका पीईडी, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, इसको हम कहते हैं अपने लैंग्वेज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, अगर आपको किसी भी तरह का पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, हम वो बॉन्ड जब फिल करते हैं, इंश्योरेंस बॉन्ड, उसमें हम फिल करना भूल जाते हैं या किसी ने बताया नहीं कि फिल करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर तो वो लिखते हैं, डॉक्टर वो नोट करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट होता है उसकी इंपॉर्टेंस में भी नहीं पता लग पाती उस टाइम पे, लेकिन वो जब आता है, वो जब डिस्चार्ज पे जाते हैं या क्लेम जब आप रिक्वेस्ट करते हो प्री अप्रूवल के लिए, तब कई बार वो क्लेम डिनाई हो जाते हैं इसी बेसिस पे कि आपको पहले से प्रॉब्लम है तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। कई केसेस में पॉलिसीज कैंसिल हो जाती है, आपकी 4 साल 5 साल जिसकी आपने प्रीमियम दे रखी है वो पॉलिसीज भी कैंसिल हो जाती है सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग की वजह से कि आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम था, आपने बताया नहीं और ये मेजर प्रॉब्लम है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज सपोज अब किसी की पॉलिसी चल रही है जैसे, ठीक है 4 साल 3 4 5 साल से चल रही है, ठीक है, उसको कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एंड में क्या आया कि उसको पता लगा कि जब उसको ये अवेयर पता लगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, उसको पता लगा ये पॉडकास्ट देखने के बाद कि मेरे को तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है लेकिन मैंने तो डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन देखो, एक सोल्यूशन है कि आप जब प्रीमियम रिन्यू कराओगे नेक्स्ट ईयर आप रिन्यू कराओगे, इस बार तो चलो आपका डिनाई हो गया कि आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आप जब रिन्यू कराओगे आप उस वक्त पॉलिसी में मेंशन कर दो कि आपको इस डेट को पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम है। कर सकते हैं उस टाइम, आप कर सकते हो, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जो उस समय का, अगर आप एडमिटेड थे हॉस्पिटल में तो आपको डिस्चार्ज समरी मिलेगी, डिस्चार्ज समरी एज एन प्रूफ आप यूज कर सकते हो वहां पे। ओके, लेकिन अगर सपोज हमने कभी यूज ही नहीं किया, गॉड फॉरबिड हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि तो भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उस टाइम भूल गए थे, हमें पता नहीं था। हाँ आप कर सकते हो, आपके पास हेल्थ चेकअप कराते ही है आजकल तो लोग, साल में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराते हैं जो जज जानते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर आपको पता चलता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, खास करके हाइपरटेंशन डायबिटीज का, तो ये आजकल बहुत कॉमन डिजीज है, मैक्सिमम लोगों को हो रही है और मैक्सिमम पीडी इसी का होता है, हाइपरटेंशन आपको होता है, डायबिटीज होती है, जिसकी वजह से कई सारे क्लेम्स डिनाई होते हैं। तो ये आप डिक्लेयर कर दो, आपको उस साल क्लेम ना मिले, 2 साल के बाद वो कवर करना स्टार्ट कर जाएगा, 3 साल के बाद, लेकिन एटलीस्ट आपकी नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास होगा कि आपने बता रखा है इंश्योरेंस कंपनी को, वो कवर कर रही है। ये तो पहला पॉइंट हो गया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। सेकंड मेन फैक्टर है हमारे में कहते हैं सब्सटेंशियल अब्यूज। आप किसी भी तरह का अल्कोहल, तंबाकू या किसी भी तरह का सब्सटेंस लेते हैं
तो उस केसेस में वो डायरेक्ट डिनायल का काउज होता है। उस केस Okay. में इंश्योरेंस कंपनी बिना कंसिडर किए आपके केस को, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए हम भेजते हैं ना, जैसे वो बिना कंसिडर किए भी केस को आपका डिनाई कर सकती है। तो वो भी हमें डिक्लेयर करना होता है at that वो time? डिक्लेयर नहीं करना होता, वो हमें लेना ही नहीं होता है। ऐसे केसेस में पॉलिसी खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल डिनाइल का रीजन हो सकता है। कि अगर स्मोकिंग करते तो हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी, नहीं, आपको पॉलिसी नहीं मिलती। बट आई थिंक कुछ तो डिक्लेरेशन होती है कि पॉलिसी देते हैं कि आप उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं, लेकिन पॉलिसी देते हैं कि आप पहले से उसको बता दो। बहुत कम पॉलिसीज हैं ऐसी, अच्छा, बहुत कम पॉलिसीज हैं, लेकिन मैक्सिमम ये है कि आप ना करो, ये तो वैसे भी आपके हेल्थ के लिए तो बेटर है नहीं किसी भी रीजन से, और आपको पॉलिसीज में भी दिक्कत ही करती है वो। अच्छा, उसको छोड़ देंगे तो फिर छोड़ देंगे तो फिर कोई इशू नहीं है कि हम आपने 5 साल पहले 2 साल पहले छोड़ दिया था, वो भी डिक्लेयर होता है कि इंश्योरेंस कंपनी में कि आप लेते थे लेकिन आपने 5 साल पहले 4 साल पहले 2 साल पहले छोड़ दिया है, वो भी हमारी डिक्लेयर। लर्निंग है कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त कुछ भी छुपाना नहीं नहीं है, ठीक है। हम अगर कुछ भी छुपाएंगे नहीं तो हमारे क्लेम के रिजेक्शन के चांसेस सस बहुत कम हो जाएंगे। बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे 2 रीजन हो गए। थर्ड रीजन क्या है रिजेक्शन का? बेसिक तो मेन तो ये 2 रीजन होते हैं रिजेक्शन का। तीसरा होता है आपकी पॉलिसी में कवरेज कब से स्टार्ट हो रही है। ओके, जैसे मान लो कई सारी पॉलिसीज होते हैं वो 2 साल से कवरिंग स्टार्ट करती हैं, कई पॉलिसीज होती है जो 3 साल 36 महीने, मतलब वेटिंग पीरियड जिसको हम बोलते हैं, ओके, उसको वेटिंग पीरियड बोलते हैं 36 महीने। वैसे तो इनिशियली पॉलिसीज फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है। आपकी फर्स्ट डे की एक्सीडेंटल कवर होते हैं, जिसको हमारे लैंग्वेज में आरटीए कहते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। बेसिक वहां से शुरू होता है, डे 1 से वो कवर होता है आपका, और 30 डेज से नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए वो कवर होना स्टार्ट होती है। मेजर सर्जरीज, हार्ट डिजीज, जिसमें आपकी सर्जरी हो रही है, जो बड़ी सर्जरी होती है, उसके बाद वो आपके उसमें आता है। लेकिन उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर पेपर होने चाहिए कि आपको जो है ये प्रॉब्लम जो है वो 30 दिन के अंदर ही हुई है। ओके, आपके पास पॉलिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेपर्स। अगर इंश्योरेंस कंपनी को जरा सा भी डाउट होता है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के कि नहीं ये 30 दिन पहले नहीं हो सकता, ये पहले का है, पहले का हो सकता है, 1 दिन भी पहले का हो सकता है, तो वो उस चीज को डिनाई कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जो मैंने पहला वर्ड यूज किया ओके, कि लायबिलिटी असर्टेन नहीं हो रही है इस क्लेम की, आप रिम्बर्समेंट के लिए आओ, हम आपका क्लेम रीचेक करेंगे। ये कैशलेस के लिए डिनाइल का मैं बता रहा हूँ। तो मेन 3 रीजन है। मेन 3 अब ये तो हो गया ऑलमोस्ट 100% रिजेक्शन के केसेस। अब कुछ जैसे हम कैशलेस क्लेम करते हैं 100% रिम्बर्समेंट होगा, तो ऐसा है कि 100% ही होता है कि कम भी करते हैं? कम भी रीजंस क्या है? देखिए उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। आपका बहुत बेसिक रीजन तो सबसे पहले होता है रूममेट कैपिंग, जो हमें पता नहीं होता। वो क्या होता है? रूममेट कैपिंग होता है आपका कि देखो मैक्सिमम पॉलिसीज में क्या होता है 1% से 2% ऑफ सम इंश्योर्ड कवर होता है रूममेट। उसके बेसिस पे होता है प्रोपोर्शनेट डिडक्शन, जिसको हम कहते हैं, वो परसेंट निकाला जाता है। जैसे मान लो अगर 1% है 5 लाख क्लेम्स का, 5000 तक का आपका रूम कवर करेगा। वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग रेट्स के रूम होते हैं। अब आपने 5000 का एक हॉस्पिटल में रूम लिया डबल शेयरिंग, उस हॉस्पिटल में आपका हो सकता है कंप्लीट अप्रूवल आ जाए। ओके, लेकिन अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हो जहाँ पे आपका डबल शेयरिंग कर रहा है 6500 का या 6000 रुपीज का, वहां आपका 5000 का कवरेज है, तो वो जो 1000 रुपीज का पहले परसेंटेज निकाला जाएगा कि वो 5000 में 1% कितना होता है। अब वो सम इंश्योर्ड के हिसाब से फिर उसमें सिर्फ मेडिकल कंज्यूमेबल्स और फार्मेसी को छोड़ के बाकी ओवरऑल बिल्स जो भी है उसमें उतने परसेंट के हिसाब से डिडक्शन होंगे पर बिल पे, और वो डिडक्शन होकर के फिर आपको अप्रूवल होता है। तो उस केसेस में आपको 100% क्लेम नहीं मिलता। ओके, तो ये और दूसरा है आपका सबलिमिट। सबलिमिट होता है आपके ट्रीटमेंट पे भी हो सकता है, वो आपके ट्रीटमेंट पे हो सकता है, वो बेसिकली ट्रीटमेंट पे ही होता है मैक्सिमम केसेस में कि आपको इसी ट्रीटमेंट के लिए आपको इतना ही मिलेगा। आपको मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है, लेकिन आपको आज कैंसर हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बीमारी है, और सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट भी मेरे ख्याल से उसी में आता है। उसका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, आपको खींचना पड़ता है, कीमो है, रेडिएशन है, सर्जरीज है, तो उसमें क्या होता है, आप उसमें इम्यूनोथेरेपी भी होती है। ओके, इम्यूनोथेरेपी भी होती है। तो उस केस में क्या होता है, आप जब इम्यूनोथेरेपी के लिए जो मेडिसिन लगती है उस पे सब लिमिट होता है।
उसमें आपको पूरा 5 लाख नहीं मिलेगा, सम इंश्योर्ड का 1%, 2%, 10%, 15%, इस तरह का उसमें क्लॉज होता है कि इस ट्रीटमेंट के लिए आपको इतना ही कॉस्ट मिलेगा। और कुछ होता है एलिमेंट पे कैपिंग होती है। एलिमेंट कैपिंग हो गया कि आपको कोई बीमारी है उसी पे कैप लगा हुआ है। ओके। कि जैसे मान लीजिए छोटी सी सर्जरी होनी है गॉल ब्लैडर की, या आपने कॉर्पोरेट केसेस देखे होंगे, सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉर्पोरेट केसेस में LCS हो रहा है, पेशेंट का डिलीवरी होनी है, नॉर्मल डिलीवरी, उस पे कैप लगा हुआ है। हाँ, क्या फिर मुझे जाके पता चलता है कोपेमेंट भी है। अच्छा, कोपेमेंट क्या होता है? तो कोपेमेंट ये होता है, फिर नॉन मेडिकल आइटम कट गए हैं, तो नॉन मेडिकल क्यों? हम तो पेशेंट का ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है हम तो हॉस्पिटल आए हैं, या तो सब कुछ मेडिकल ही है, अच्छा। लेकिन नॉन मेडिकल फिर क्या है इसमें? लेकिन बहुत सारे आइटम्स हैं जो नॉन मेडिकल यूज होते हैं, वो कटते हैं, तो होता है ऐसा, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंटों तो वो लाइट एंड समझ लो बिल्कुल हताश से दिखते भी हैं कई बार। तो मतलब हाँ, जो सरप्राइज होता है उनके हाँ, लिए, बहुत surprising दिस इज अ होता है। बैड सरप्राइज कि हॉस्पिटल पॉलिसी। और मेन रीजन इसका वही है, अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, कि पॉलिसी लेते टाइम उसके पॉलिसी लेटेस्ट टाइम टर्म एंड कंडीशंस खुद से पढ़े, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको एक, तो बहुत फनी एग्जाम्पल है, मेरे साथ ही हुआ था। मुझे पॉलिसी लेनी थी अपने लिए, अपने फादर के लिए। तो मुझे ये पता था कि एल्डर हैं तो उनको लगेगा, को पेमेंट आएगा। तो मैं डायरेक्ट किसी एजेंट के तो नहीं ले रहा था, किसी अच्छे कंपनी से डायरेक्ट ही मेरी बात हुई थी कि मुझे पॉलिसी चाहिए। तो उन्होंने वही, जैसे हड़बड़ी होता है कि सर रजिस्टर करा लो, आज ले लोगे तो इतने में पड़ेगा, कल लोगे तो इतना बढ़ जाएगा, रजिस्टर करा लो, रजिस्टर करा लो, रजिस्टर करा लो। तो मैंने उनको ये बताया था कि मैं कहीं काम करता हूँ, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से हूँ। मैंने उनको ये नहीं बताया था मैं क्या काम करता हूँ उसमें। तो एट द एंड जब उन्होंने, मैंने बोला अच्छा चलो फॉर्म भर लो, फॉर्म भरने के बाद मुझे भेज देना आप पॉलिसी। तो उन्होंने बोला हाँ मैं भेज दूंगा, आप ये रजिस्टर करा लो। रजिस्टर कराते कराते उन्होंने पूछा आप करते क्या, ऑक्यूपेशन क्या हो? तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं कैशलेस देखता हूँ। वो दिन है, आज का दिन है, 3-4 साल हो गए उस बात को। आज तक ना कॉल आया है, ना पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन आया है मेरे पास। आपने पॉलिसी ले ली? नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं मुझे। तो आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है? नहीं, मेरे पास अपनी पॉलिसी तो है, बाद में तो मैंने ली, अपनी पर्सनल पॉलिसी ली, और क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट पॉलिसीज तो होती हैं जब हम जॉब कर रहे हैं, तो वो है। लेकिन उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब खुद से पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा आपके लिए क्या है क्या नहीं है। बॉट्स में बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अच्छा, तो आप एडिंग टू दैट, पॉलिसी लेते टाइम हमें क्या एडिशनल चीजें और लेनी चाहिए? जैसे एक बेसिक पॉलिसी होती है कि आपका 5 लाख का 10 लाख का सम एश्योर्ड हो गया, ठीक है। और आजकल हम देख रहे हैं कि शुरू बीमारी किसी की एज देख के नहीं आती है, या फिर किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। सपोज कोई, मैं जिम जाता हूँ, अच्छा रूटीन फॉलो करता हूँ, न्यूट्रिशन पे ध्यान देता हूँ, तो मेरे को कोई बीमारी, दिस विल नॉट गारंटी, क्योंकि हो सकता है कि गॉड फॉरवर्ड एक्सीडेंट भी हो सकता है किसी का, तो उस केस में भी इंश्योरेंस काम आता है। तो ऐसा, इसमें कुछ आप ऐसा बताओगे कि एडिशन टू बेसिक पॉलिसी, जो बेसिक पॉलिसी हमें सबको मिलती है, हमें क्या क्या चीजों पर और ध्यान देना चाहिए? हमें कौन से राइडर्स जो होते हैं कि ये चीज आप, जैसे आप रूम रेंट के लिए कह रहे हो, रूम रेंट के लिए कोई एडिशनल राइडर आता है, या फिर को पेमेंट कम हो जाए उसके लिए कोई राइडर आता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्लेम ये सब पिंच करती हैं सारी चीजें। आपके लिए राइडर्स अवेलेबल हैं पॉलिसीज में, बहुत सारी पॉलिसीज में। को पेमेंट के लिए राइडर बहुत कम है, लेकिन हाँ आपको राइडर्स मिल जाएंगे आपके नॉन पेबल आइटम के लिए, वो आप ऐड करा सकते हैं, और बहुत मिनिमल चार्जेस में है वो। मतलब आपकी पॉलिसीज का 1% चार्ज भी शायद नहीं लगता है उसमें राइडर्स आई ऐड थिंक कराने में। 1000, 2000, 3000, हाँ वही जो पॉलिसीज के कॉस्ट है आपके उसमें से एक एज पर द एज। हाँ एज पर द एज आप ले सकते हो। राइडर्स होते हैं आजकल पॉलिसीज में, बहुत सारी पॉलिसीज ऑफर कर रही है। आपके सबसे पहला राइडर होता है को पेमेंट के लिए। को पेमेंट के लिए राइडर्स बहुत कम है, मेरे ख्याल से ना के बराबर होंगे को पेमेंट के लिए, क्योंकि वो है बेसिक, वो देना पड़ता है। लेकिन हाँ नॉन मेडिकल के लिए राइडर्स आते हैं। नॉन मेडिकल लोगों का बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा बिल बनेगा उतना ज्यादा नॉन मेडिकल यूज होगा, जितने ज्यादा दिन आप हॉस्पिटल में रुकते हो, तो उसके लिए राइडर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका लगभग 10% तक भी काट सकता है वो, सिर्फ नॉन मेडिकल पे। ओके। अगर मान लो आपकी बिल ही 2000 जा रही है, 2 लाख जा रही है सॉरी, तो वो हो सकता है 10,000 या 12,000 रुपए का वो आपका राइड वो कट जाए, नॉन मेडिकल आइटम कट जाए। तो मैक्सिमम, जैसे आप कह रहे हो कि डेली आपके इतने सारे क्लेम्स आते हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शंस आपने कितना देखा है कि
कि जेब से किसी पेशेंट को देना पड़ा है, पेशेंट मैं आपको एग्जांपल दूं, सिर्फ रूम रेंट कैपिंग के लिए मैंने 50% का डिडक्शन देखा है। कितने का क्लेम था? छोटे क्लेम्स की मैं बात करूं, हाँ, छोटे क्लेम्स में भी होता है 50%। आप देखो, आप क्लेम बड़ा हो छोटा हो, आप जब आ रहे हो हॉस्पिटल एक कार्ड के साथ आ रहे हो, आप एक भरोसे के साथ आ रहे हो कि मैं एक कार्ड लेकर के आ रहा हूँ, भाई मेरा ट्रीटमेंट फ्री है, मैं बेसिक वर्ड यूज करूंगा, फ्री है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल आते हो, आप इनिशियली एडमिशन लेते हो, डिस्चार्ज के टाइम पे आपको पता चलता है आपके तो 50% कट गए। क्यों कट गए? 50% में आपका नॉन मेडिकल कट गया। रूम रेंट की कैपिंग की वजह से आपने मान लीजिए 5000 का रूम कवर हो रहा है, आपने 10,000 का रूम ले लिया, आपको नॉलेज नहीं थी, आपका वो कट गया। छोटे क्लेम्स में भी 50% कटना, चलिए बड़े क्लेम्स में अमाउंट कट रहा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ चलो यूज हुआ होगा, ये काम हुई होगी। लेकिन छोटे क्लेम्स में जब आपका कट रहा है तो अंदर से थोड़ा सा और अजीब लगता है। 30,000 हमने वहां दिया, 30,000 हम यहाँ भी दे रहे हैं, 40,000 वहां दिया, 40,000 यहाँ भी दे रहे हैं। तो वो पेशेंट तो वो मैंने देखा, उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है उनके लिए ये चीजें। हाँ, तो अगर 50,000 का क्लेम है, बहुत 25,000 जेब से देना है, देना है तो फिर प्रीमियम ही दे रहे हैं, प्रीमियम ही दे रहे हैं, फिर फायदा क्या उनका। तो छोटे क्लेम्स में ज्यादा लगता है। बड़े क्लेम्स में भी आप बात करोगे तो मान लो 80-90 लाख का क्लेम है, उसमें से ही पेशेंट को 5 लाख 4 लाख देना पड़ रहा है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल क्लेम्स की। अब 80-90 लाख का अगर हो रहा है ट्रीटमेंट पेशेंट और कवर कर रही है वो 80-90 लाख तक इंश्योरेंस कंपनी, तो बेसिक है कि वो पॉलिसी ज्यादा बड़ी होगी, उसमें रूम रेंट का कैपिंग वगैरह नहीं होगा, लेकिन सिर्फ नॉन मेडिकल आइटम्स की कटिंग होंगे। नॉन मेडिकल आइटम्स भी आपके 1 लाख के आसपास जा रहे हैं या 2 लाख के आसपास जा रहे हैं, वो भी कट रहा है। इतना अमाउंट हो जाता है नॉन मेडिकल आइटम? हाँ, अगर पेशेंट मान लीजिए आपके अब 90 लाख का बिल है तो ऑब्वियसली पेशेंट 2-2.5 महीने तो मिनिमम एडमिट रहा होगा, और 2-2.5 महीने में मैक्सिमम टाइम वो आईसीयूज में रहा होगा। आईसीयूज में आइटम्स ज्यादा यूज होते हैं, आपके मेडिसिन ज्यादा यूज होते हैं, वो हर वक्त टच करने से पहले नर्सिंग या डॉक्टर्स को ग्लव्स पहनना मैंडेटरी होता है पेशेंट को टच करने, क्योंकि बहुत ज्यादा डिजीज प्रोन होते हैं वो उस समय, तो उसमें कटते हैं, इन्फेक्शन भी फैल सकता है। इन्फेक्शन फैल सकता है वो। ओके, तो ये सारी चीजें उसमें देखिए बहुत 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 ध्यान देने की जरूरत है। नॉन मेडिकल आइटम्स, सब लिमिट, को पेमेंट, ये 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी लेने समय। आपको खास करके रूम रेंट डिडक्शन तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप इस भरोसे आते हो कि आप जा रहे हो 2 लाख का क्लेम होगा तो कवर हो जाएगा, क्योंकि मेरी 5 लाख की पॉलिसी 2 लाख का क्लेम हो रहा हो तो कवर हो जाएगा। आप वहां जाते हो, आपको पता चलता है कि 1 लाख तो आपको ही पे करना है, क्योंकि आपने रूम डिफरेंस देना है। अब लोगों को ये पता है कि मुझे तो रूम डिफरेंस ही तो देना है। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कोई बात नहीं, रूम का ही तो डिफरेंस है, दे देंगे। कितना हो गया? 2,000 रुपए, 3 दिन का एडमिशन है तो 6,000 रुपए तो पे करने, और प्लस नॉन मेडिकल कितना यूज हो जाएगा? 5,000 6,000, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बस इतना ही 10-11 हजार रुपए हम पे कर देंगे। फिर जब मैं उनको समझाता हूँ सिर्फ रूम डिफरेंस में सिर्फ वो नहीं होता, रूम डिफरेंस का मतलब है उतना परसेंट निकाल करके पूरी के पूरी आपकी जो कॉस्टिंग होगी उसमें से डिडक्शन किया जाएगा। तब उन्हें लगता है कि अरे ये कैसे है, मुझे तो बोला था कि इतना कवर हो जाए, मुझे तो ये बोला था कि आप हॉस्पिटल जाना सिंगल रूम तक आपका कवर है। उसमें आपको ये भी देखना होगा सिंगल रूम अगर लिखा हुआ है तो सिंगल रूम के साथ अप टू तो नहीं मार्क किया हुआ है, सिंगल रूम अप टू 5,000, सिंगल रूम अप टू 10,000। ओके, अगर आपका सिर्फ सिंगल रूम लिखा हुआ है तो आप सिंगल रूम तक ले सकते हो। अगर आपका ट्विन शेयरिंग लिखा हुआ है, सिर्फ ट्विन शेयरिंग लिखा हुआ है, ट्विन शेयरिंग तक ले सकते हो, कोई डिडक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर ट्विन शेयरिंग के साथ अप टू मार्क्ड किया हुआ है फिर आपके डिडक्शन होंगे प्रोपोर्शनेट के। आई थिंक रूम रेंट से रिलेटेड सारे खर्चे हॉस्पिटल के होते हैं। जैसे जो मैंने सुना है कि जैसे सपोज एक डॉक्टर विजिट है, अगर वो सिंगल डबल रूम शेयरिंग ले रखा है आपने डबल रूम का, तो डॉक्टर की विजिट सपोज 1,500 रुपए है, तो अगर वही सिंगल रूम में है तो वो डबल हो जाती है। उस टाइप से सारे खर्चे डबल हो जाते हैं। कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोपोर्शनेट होती है इसी के प्रोपोर्शनेट होती है, सर्जरी की कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप डबल रूम में वही सर्जरी करा रहे हो तो कॉस्ट कुछ अलग होगी, मतलब 20-25% का डिफरेंस तो मिनिमम आप मान के चलो बिटवीन सिंगल रूम जनरल वार्ड और डबल शेयरिंग में वो पड़ता है आपको। और मैं बात सिर्फ सिंगल रूम की कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगल रूम से ऊपर भी रूम्स होते हैं। अगर हॉस्पिटल बड़ी है, 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पे सिंगल रूम से ऊपर भी रूम्स होते हैं। लेकिन उसमें इंश्योरेंस में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो लग्जरी में आते हैं। तो लग्जरी आइटम्स वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम कवर नहीं करती है।
बहुत कम ही पॉलिसीज होंगी जो जिन्होंने अपने में लग्जरी स्वीट रूम तक कवर रखा होगा। हाँ, आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है, आपकी 2 करोड़ की पॉलिसी है, ऐसी भी पॉलिसीज होते हैं, उसमें मेंशन जरूर होता है कि आपको एनी रूम टाइप। लेकिन जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हो तो आपको सिंगल रूम तक ही ऑफर किया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल का भी टाई अप नहीं होता है मैक्सिमम हॉस्पिटल का इंश्योरेंस के साथ कि आपको सिंगल से ऊपर मिलेगा, क्योंकि वो करते नहीं है सिंगल से ऊपर। फिर आप जाते हो, फिर वो डिनाई हो जाता है, पूरा का पूरा क्लेम डिनाई, क्योंकि आप ऊपर वाले रूम में रहे और आपने बहुत अच्छी पॉलिसी ले रखी है, आपने आपका बेटर वो है कनेक्शन है पॉलिसीज के साथ, तो वो क्या करेंगे, वो रूम डिफरेंस फिर वो उस हिसाब से फिर वही प्रोपोर्शनेट वाला मैटर आएगा। फिर वो प्रोपोर्शनेट सिंगल और स्वीट के बीच का प्रोपोर्शनेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, वो बहुत महंगे आते हैं रूम्स। फिर वो कट डिवाइस होगा, फिर वो उतना पेमेंट फिर आपको करना पड़ेगा। तो इन सब का मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है रूम रेंट कैपिंग देखना। रूम रेंट कैपिंग देखना सब बहुत कुछ उसके ऊपर, दैट इज अ बेस। उसके ऊपर सारे खर्चे हॉस्पिटल्स के डिपेंडेंट होते हैं, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि यार सेम बीमारी के लिए मेरे पास इंश्योरेंस है तो हॉस्पिटल ज्यादा पैसे लेता है या कम पैसे लेता है, अगर मैं कैश में करा दूं तो कैश में तो बहुत ज्यादा पैसे ले लेता है। तो ये क्या सच मिथ है कि ऐसा होता भी है? सच है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है। देखो, हॉस्पिटल की अपनी एक रेट होती है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल जो, अगर आपके पास कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए कार्ड नहीं है तो हॉस्पिटल अपना रेट लगाता है। अपना रेट, मान लीजिए डॉक्टर की फीस 1500 है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो डॉक्टर की 1500 है तो 1500 ही लगेगी। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो प्री टाई अप करके रखते हैं हॉस्पिटल के साथ कि हम जो है ट्रीटमेंट इतने कॉस्ट में करेंगे, आपको इतना कवरेज देंगे, आपको इतना पेमेंट करेंगे। कई सारे कंपनीज होते हैं वो पैकेज बनवा करके रखते हैं अपने पेशेंटों के लिए कि मान लीजिए ये डिजीज होती है, ये सर्जरी होनी है, इसका पैकेज है, आप 2 दिन का एडमिशन रिक्वायर्ड है, आप 2 दिन पैकेज के अंदर चार्ज कर लीजिए, इतना कॉस्टिंग आएगा। और वैसे अगर आप हॉस्पिटल के रेट्स पे जाओगे तो वो तो हॉस्पिटल का रेट है, वो तो बिल्कुल अलग अलग लगेगा, तो वहां पे कॉस्टिंग का डिफरेंस आता है और काफी डिफरेंस आता है, लगभग 20-25% के आसपास का डिफरेंस होता है उसमें। तो आपके लिए अगर इंश्योरेंस कंपनी है वो तो बहुत बेटर है, आपको डिस्काउंट रेट में ट्रीटमेंट भी होता है उसके साथ। मतलब आप कह रहे हो कि अगर मैं कैश में जाऊंगा तो कैश में महंगा पड़ता है? कैश में महंगा पड़ता है, बट लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस में महंगा पड़ता है। नहीं, इंश्योरेंस नहीं। इंश्योरेंस तो देखो, 2 कंपनीज है, उन्होंने बात करी हुई है कि हम आपके पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, या 2 कंपनीज की बात हो रही है, आप एक कंपनी के कस्टमर हो, एक कंपनी के पेशेंट हो। अब उस कंपनी ने उसके लिए टाई अप कर रखा है कि हम जो रूम रेंट पे भी होता है उसका, उनका टाई अप। मान लीजिए एक हॉस्पिटल का रूम रेट 7,000 रुपए है, इंक्लूडिंग नर्सिंग चार्जेस, डाइट चार्जेस सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। और तो इंश्योरेंस कंपनी उसी रूम का टाई अप करके रखती है 6,000 5,500 में, तो वो भी प्रॉफिट होता है आपको, वहां भी पैसे बच रहे हैं आपके। फिर सर्जरी के कॉस्ट पे अगर पैकेज बन जा रहा है आपका तो बहुत प्रॉफिट है आपका और रेट्स कम हो जाते हैं। तो कैश, अगर मैं कैश में जाते हैं तो ये मिथ है कि कैश में ज्यादा मतलब कैश सस्ता पड़ता है। नहीं, कैश हमेशा आपको महंगा पड़ेगा। इंश्योरेंस लेना चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल डिडक्शन, इंडिविजुअल चार्जिंग होती है कैश रेट पे हमेशा। आपकी डॉक्टर की फीस उतनी ही पड़ेगी जितनी डॉक्टर की फीस करेंटली है, सर्जरी की फीस उतनी ही पड़ेगी जितनी सर्जरी की फीस है। काइंड ऑफ आप समझ लो, अगर मैं एग्जांपल दूं तो MRP। अच्छा, ये भी फिक्स्ड होता है? हाँ, MRP तो आपकी तो फिक्स्ड है ना, वहाँ डॉक्टर की फीस आप जा रहे हो ओपीडी में दिखाने, आपको पता है 1,500 रुपए पड़ेगा, तो वैसे ही वहां पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका इंश्योरेंस है तो MRP पे थोड़ा सा डिस्काउंट है, और अलग से डिस्काउंट भी आता है इंश्योरेंस में। अगर हॉस्पिटल और इंश्योरेंस का टाई अप है तो आपका जो बिल बन रहा है, बिल के बाद उन्होंने मान लो जो अप्रूवल किया, उसके बाद प्लस कुछ % का डिस्काउंट भी होता है, जो कि 5% से 10% तक भी जा सकता है, वहां भी प्रॉफिट है आपको। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो लोग सोचते हैं कि मतलब कैश में हमें फायदा होता है, वो गलत है। दैट इज अ मिथ। हमें फायदा सिर्फ इंश्योरेंस में ही होता है। तो फायदा इंश्योरेंस में होता है, और आप सडनली कहाँ से अरेंज करोगे? बीमारी बता के तो नहीं आती। आप अमीर हो, आप मिडिल क्लास हो, आप गरीब हो, बीमारी बता के नहीं आती, तो आप कहाँ से लाओगे? सडन अरेंज करने के लिए आप क्या करोगे? लोन लोगे, पर्सनल लोन। उससे बेटर आप पहले से इन्वेस्ट करके रखो ट्रीटमेंट के लिए। इवन मैंने सुना जब किसी की तबीयत खराब होती है तो कोई किसी को
ऐसे नहीं छोड़ सकता, दवाई हाँ। सब इलाज कराते हैं अप टू द बेस्ट, जितना उनकी कैपेबिलिटी है बेस्ट हाँ। तरीके से कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैंने भी सुना है, मैंने पड़ोस में भी देखा है, उसने, मेरा फ्रेंड है, उसने अपना फ्लैट ही बेच दिया, उसने अपना फ्लैट ही बेच दिया अपनी मदर का, उसका कोमा का इलाज चल रहा था, तो फ्लैट बेच दिया क्योंकि कोमा का इलाज बहुत लंबा चलता है। होम केयर सर्विसेज में भी बहुत सारी जो नर्स की फीस होती है वो भी बहुत महंगी होती है घर पे अगर नर्स रहती है, क्योंकि वो बहुत टेक केयर करनी पड़ती है बहुत उनकी। मैं आपको अपने एग्जाम्पल लेता हूँ, लास्ट वीक की बात करूंगा मैं। हमारे यहाँ एक पेशेंट एडमिटेड थे, लास्ट मोमेंट पे किसी रीजन की वजह से डिनाई हो गया, छोटी सी रीजन थी, वो रिकंसिडरेशन में सही हो गया, लेकिन जितने देर वो डिनायल रहा, वो जो 2 घंटे हमने रिकंसिडरेशन भेजा, वो अप्रूवल आ गया बेसिकली, लेकिन जो 2 घंटे था, उस 2 घंटे जो वो बंदा था हमारे जैसा ही होगा, 30 साल 25 साल का बंदा होगा, जॉब करने वाला दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में, उसने 2 घंटे में जो उसकी हालत थी कि मैं तो सर पर्सनल लोन लेने जा रहा था, लेकिन आज संडे है, मुझे ये भी समझ नहीं आता कि लोन कहाँ से मिलेगा, अभी 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। उसने सडन लोन लेने का ट्राई किया, लेकिन हाँ गुड लक, उसका अप्रूवल आ गया, लगभग पूरा अप्रूवल आ गया, मतलब ही वॉज सो थैंकफुल टू अस, लेकिन बेसिक थैंकफुल उसको अपने लिए होना चाहिए। यार उसने वो सोच करके इंश्योरेंस ले रखा था, उसने 25 साल की एज में या 26 साल की एज में 30 साल की एज में उसने इंश्योरेंस ले रखा था। वो हॉस्पिटल को थैंकफुल हो रहा था कि हॉस्पिटल ने उनका रिकंसिडरेशन भेज दिया, इंश्योरेंस के लिए थैंकफुल हो रखा था कि उसने उसका सुन करके, उसकी बात समझ करके, उसके डॉक्यूमेंट पे भरोसा करके उसको पेमेंट कर दिया। नहीं, उसको खुद के लिए होना था कि उसने उस एज में सोचा अपने लिए, अपने मदर के लिए या फादर के लिए, उसने इंश्योरेंस खरीदा। इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। तो इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल, जैसे कोई पर्टिकुलर बीमारी अगर हम छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो सस्ती पड़ती है, या फिर इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि इन्फ्लेशन जो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो मेडिकल इन्फ्लेशन 14% इन्फ्लेशन, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है साल भर, हर साल बढ़ रही है, ठीक है। ट्रीटमेंट तो जैसे सपोज सेम बीमारी के लिए, जैसे पहले स्टोन का एक स्टोन के लिए कोई पर्टिकुलर पैसे लगते थे, अब उसी सेम ट्रीटमेंट के लिए हमारे ज्यादा पैसे लगते हैं। तो लोग कहते हैं कि मतलब उसमें क्या है, डॉक्टर तो वही है ना, तो ऐसा क्यों होता है? देखो डॉक्टर्स वही है, लेकिन इक्विपमेंट बहुत अलग हो गए हैं आज के टाइम पे। टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजें आ गई हैं मेडिकल में, बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है। आपने स्टोन का एग्जांपल लिया, स्टोन की पहले सर्जरी होती थी ओपन गॉल ब्लैडर। ओपन गॉल ब्लैडर होता है, आपका कट किया, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, फिर लैप्रोस्कोपी आ गई, लेजर ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, लेजर से कर दिया। अब रोबोटिक आ गया है कि रोबोटिक से करना है, तो रोबोटिक का ऑब्वियसली इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट जो है वो हॉस्पिटल ने खरीदा ट्रीटमेंट के लिए, वो इक्विपमेंट में कई ऐसी चीजें लगती है जो दोबारा यूज नहीं हो सकती। ओके, वन टाइम यूज होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसमें बहुत सारी बीमारियों का खतरा, इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो वो दोबारा यूज नहीं होती है। उसका चार्जेस फिर कहाँ से आता है? वो चार्जेस फिर आपको ही पे करना पड़ता है, इसलिए कॉस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नया नया इक्विपमेंट आता जा रहा है आज के टाइम पे। जैसे मैं बात करूँ, अब रेडिएशन थेरेपी की बात कर लूँ, पहले रेडिएशन होता था, नॉर्मल रेडिएशन होता था, IGMR, IMR, इस तरह से नाम होते थे। अब धीरे धीरे टोमोग्राफी आ गई है, उसमें भी वो मशीन भी है, उसकी भी कॉस्टिंग है, वो भी दोबारा यूज नहीं हो सकती, उसमें भी कई सारी चीजें होती है जो रीयूजेबल नहीं है, उसकी कॉस्टिंग फिर आपके उसमें आती है। फिर उसमें भी इंश्योरेंस में भी ये चीज है, ये भी चीज देखनी इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ट्रीटमेंट पे भी बात करूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना कि आपकी सब लिमिट इन चीजों पर भी तो नहीं है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस लिया मान लो 5 से 6 साल पहले, उसका टर्म एंड कंडीशन 6 साल पहले का था। आज कोई नई चीज आई है, वो उस पॉलिसी में मेंशन नहीं थी, वो चीज डिनाई हो जाएगी आपकी, या कैपिंग लगा होगा उस चीज के लिए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए वही है, सेम है आपकी, क्या बोलते हैं, रिन्यू कराते वक्त चेक करो एक बार कि कुछ नया ऐड कर रहे हैं, वो नया ऐड कर रहे हैं, हो सकता है आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आपको ट्रीटमेंट तो मिलेगा। प्रीमियम तो ऑलमोस्ट रिन्यूअल पे बढ़ता ही है, ऑलमोस्ट हाँ, कुछ तो बढ़ता ही है, एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है, लेकिन हो सकता है कुछ और भी ऐड करते हो ट्रीटमेंट के नाम पे। अब जैसे रोबोटिक सर्जरी की बात करूं, तो मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करूं, 3 साल पहले की बात करूं, रोबोटिक सर्जरी जब नई तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ
बिल्कुल स्टैब्लिश हो रही थी या हो चुकी थी रोबोटिक सर्जरी, उस समय होता था कि रोबोटिक कवर ही नहीं होता था किसी पॉलिसी में। ओके। फिर धीरे धीरे रोबोटिक में सब लिमिट लगने लगा कि रोबोटिक का हम 50,000 देंगे, या कई पॉलिसीज में ऐसा है कि हम सिर्फ 1 लाख रुपए ही देंगे रोबोटिक का। मतलब आपके पूरे कॉस्टिंग रोबोटिक की अगर मान लो 15 लाख भी हो रही है, तो ऐसी सर्जरी जो 15 लाख की है आपकी रोबोटिक के थ्रू हो रही है, बस 1 लाख रुपए ही देंगे। ये भी कम अमाउंट। हाँ, और कई ऐसे होते हैं जिसमें 50,000 देंगे। 50,000 इन द सेंस रोबोटिक इक्विपमेंट जो यूज हुआ है उसका आप हॉस्पिटल को बिल बन रहा है, मान लो आपका 10 लाख रुपीज का, 6 लाख रुपीज आपकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट आ गई, 4 लाख रुपीज उसमें आपके रोबोटिक के चार्जेस हैं, उसके इक्विपमेंट के चार्जेस हैं, रोबोटिक नॉन कंज्यूमेबल्स चार्जेस हैं, वो 4 लाख का आ गया। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, वो उस रोबोटिक का जो है वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख वो पे करेगी, बाकी 6 लाख जो है आपका वो पूरा पे करेगी। तो एटलीस्ट 10 लाख में आपका 8 लाख रुपए आ रहे हैं, ओके। पेमेंट हो रहा है। इस तरह की पॉलिसीज होती हैं। कुछ होती है जो पूरा कवर करती है, कुछ होती है जो बिल्कुल कवर नहीं करती। आपको रोबोटिक सर्जरी होनी है, वो रोबोटिक का नाम देखेंगे वो डिनाई हो जाएगा। तो पॉलिसीज में जो नई चीजें आ रही है, रोबोटिक आ रही है, खास करके अभी जो मैक्सिमम चल रहा है वो रोबोटिक पे ही चल रहा है। अच्छा। तो आप ये चीज या तो पॉलिसी जब आप रिन्यू करा रहे हो, एजेंट को बोलो कि इसमें मेरा रोबोटिक कवर है या नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ प्रीमियम या कुछ भी जैसे भी होता है वो रोबोटिक ऐड कराओ। वो तो हमको मेनली रोबोटिक भी ऐड कराना है, एट द टाइम मतलब चेक हाँ। करना है, ऐड कराना है। रोबोटिक नहीं, मतलब जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है आपको पता चल रहा है कि हाँ ये आया है, आप उसको ऐड कराओ। मतलब लेटेस्ट जो भी मार्केट में हाँ। चल रहा है हमको उसको बोल के एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे उसके, लेकिन हमें वो ऐड कराना है, हाँ, ऐड क्योंकि उसमें फिर रिजेक्शन के चांसेस या डिडक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। हाँ। ठीक है। तो अभिषेक, अब हम चलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग राउंड, दैट इज रैपिड फायर राउंड। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्रिस्पली आपको आंसर देना है, 1 वर्ड में आओ, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, फर्स्ट टाइम तो दिमाग में आए, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा मिथ क्या है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके? 100% कवरेज है भैया। 100% कवरेज नहीं होता किसी केस में। नहीं होता है, तो हर किसी का 100% कवरेज है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, एक हिडन डेविल की मतलब डॉक्यूमेंट पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा होता है वो हम नहीं पढ़ पाते, क्या है? मूवमेंट कैपिंग, जिसकी वजह से बहुत डिडक्शन। रूमरेंट कैपिंग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि मेरा हॉस्पिटल मेरी मर्जी, मतलब कुछ भी बिल बनाता है हॉस्पिटल। नहीं है मैं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो टाई अप्स होते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, एजेंट वर्सेस ऑनलाइन पॉलिसी रिलेटेड है, एजेंट एजेंट से रेंज। देन फिफ्थ, सीनियर सिटीजन के लिए कोई टिप? सीनियर सिटीजन के लिए आप चेक करो आपकी को पेमेंट की बिल्कुल। कोई एडवाइस? एडवाइस तो मैं यही दूंगा कि मेन क्लेम ना अटके, उसके लिए कोई एडवाइस? मेन गार्ड के लिए एडवाइस अटके नहीं है हमारा मतलब निकल जाए। डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर रखें आप। जब भी आपको प्रॉब्लम फील हुई है उस दिन जो आप जिस डॉक्टर को दिखाया है वो, और उसके बाद के इन्वेस्टिगेशन, ये फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर क्वेरी आपने बहुत रखी, मेन क्वेरी, पहली क्वेरी फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर की ही आती है। मतलब जो सबसे पहली बार दिखाया आपके वो गॉल ब्लैडर स्टोन है। गॉल ब्लैडर का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन बीमारी है। सबसे पहली बार आपके पेट में दर्द हुआ, आप जनरल फिजिशियन के यहाँ जाएंगे या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के यहाँ जाएंगे, वो पेपर जिसपे उन्होंने यूएसजी लिखा है वो आपके पास होना चाहिए। और पहला पेपर आई थिंक मे बी 2-3 महीने पहले का, 2-3 महीने पहले का हो सकता है, 1 महीने पहले का हो सकता है। इनिशियली इतना सिवियरिटी हमको पता नहीं होता है। हाँ। इतना सिवियर होगा कोई चीज होगा कि उस पर इसका नौबत आएगी। हाँ। ठीक है। तो कमिंग टू द रिजेक्शन, सपोज जैसे आपने बुलाया किसी का 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का भी क्लेम रिजेक्ट हुआ है, आपने मतलब रियलिटी में देखा है ये चीज, ठीक है, तो उस केस में मैं हेल्पलेस हूँ एज अ पेशेंट, मतलब एज अ पेशेंट या पेशेंट का रिलेटिव मैं हेल्पलेस हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि आप हॉस्पिटल की तरफ से। तो उस केस में मेरी हेल्प के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, किसको कॉल करना है या क्या करना है कि मेरी हेल्प हो सके, कुछ तो हेल्प मिले मुझे? देखो सबसे इम्पोर्टेंट है आप रिकंसिलिएशन भिजवा सकते हो उस केस में। अगर आपको लग रहा है कि आपका केस जेन्युइन, रिकंसिलिएशन भिजवाओ। एजेंट के थ्रू अगर आपने पॉलिसी लिया है, एजेंट से बात करो, तो एजेंट वहाँ होते हैं वो आगे क्लेम से बात कर सकते हैं कि हाँ केस जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स हुआ आपका,
सही चैनल्स के थ्रू आगे बढ़वा सकते हैं, किसी और से चेक करवा अच्छा सकते उनकी हैं। लाइसेंसिंग होती है इंश्योरेंस कंपनी में। दूसरा है, अगर आपने पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी है, किसी वेबसाइट से खरीदी है, उनका ग्रीवियंस सेल होता है, उस पर कंप्लेन रजिस्टर जरूर करो कि आपका डिनाई हुआ है। सेकंड स्टेप है, अगर ये सब करने के बावजूद आपका अप्रूवल नहीं आता है तो आप रिम्बर्समेंट सीख करते हैं। रिम्बर्समेंट हो गया कि आपको पेमेंट पहले हॉस्पिटल में चाहिए, अब आप वो पेमेंट आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं। उसमें इंश्योरेंस कंपनी का टाइम लेती है, कोई 10 दिन में कर देता है, कोई 3 दिन में कर देता है, कोई 1 महीने का टाइम लेता है। ऊपर वेरिफिकेशन करते हैं हमें, वो आप कराओ। रिम्बर्समेंट के लिए आप जरूर अप्लाई करो, हमेशा जब भी केस आपका डिनाई हो रहा है आप रिम्बर्समेंट मस्ट अप्लाई करो, क्योंकि ये आपका प्रॉपर चैनल है। एक तरह से आप कंप्लेन के लिए अगर आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपके लिए प्रॉपर चैनल है रिम्बर्समेंट अप्लाई करना। आपने रिम्बर्समेंट अप्लाई करा, उसमें आपकी डीप वेरिफिकेशन होगी। डीप वेरिफिकेशन के बाद भी आपको लग रहा है आपका केस जेन्युइन है और इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया है किसी एक पेपर की वजह से, क्योंकि वो वेरिफिकेशन आपकी फिर हॉस्पिटल में भी होती है, आपके साथ भी होती है, वो आते हैं डॉक्टर से भी देखते हैं, वहाँ से लोग फिर आपके घर भी आते हैं और वेरीफाई करते हैं, जो कि कैशलेस के टाइम पे बहुत बार नहीं मिलता, उनको भी टाइम नहीं मिलता इंश्योरेंस वाले। 1 दिन के लिए आप एडमिटेड है, 2 दिन के लिए आप एडमिटेड है, रिम्बर्समेंट जब सीख करो। रिम्बर्समेंट में भी अगर आपका अप्रूवल नहीं आता, फिर तीसरा ऑप्शन है आपको IRDA में कंप्लेन कर दो। आप इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट IRDA में क्लेम कर सकते हो, फाइल कर सकते हो ऊपर कि आपने रिम्बर्समेंट भी क्लेम करा, आपने कैशलेस के लिए क्लेम जोड़ा, वो डिनाई हुआ आपको। IRDA भी कुछ टाइम देता है, 30 दिन के आसपास का उनका भी टैट है। अगर 30 दिन में वहां से भी आपको नहीं आ रहा है, फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कंज्यूमर फॉरम, आप वहां पर भी जा सकते हो। लेकिन हाँ, ये चैनल से जब आप गुजर करके जाते हो तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि हाँ आपने हर ट्राई करके आपकी बात इंश्योरेंस कंपनी नहीं सुनती, फिर उसके लिए वो हॉस्पिटल्स को भी बुलाते हैं कंज्यूमर कोर्ट से कि ये डिनाई हुआ, लीगल आया हुआ है, क्या करना है। तो हॉस्पिटल भी आंसर करता है कि हमने तो ये लिख करके दिया हुआ था इंश्योरेंस कंपनी को, वहाँ से नहीं हो रहा, वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है फिर आपसे। तो इस केस में आपने रियल लाइफ में देखा है कि ऐसा हुआ है कि उसको फिर मिल गया है पैसा? हाँ, हुआ है। मैंने देखा है, एक पेशेंट का देखा है, कीमोथेरेपी के लिए ज़्यादा बिल हर हफ्ते का बिल बनता है। कीमोथेरेपी में हफ्ते में 2 हो रही है, 1 हो रही है, 25,000 की, लेकिन अगर हफ्ते में 2 हो रही है तो आप महीने की कॉस्ट निकाल सकते हो 25,000 रुपये के हिसाब से। ओल्ड एज लेडी, हस्बैंड को का कीमो चल रहा है, डिनाई हो गया केस, तो उन्होंने प्रॉपर चैनल से गए, पहले क्लेम करी, रिम्बर्समेंट सीख करा, नहीं मिला, IRDA में कंप्लेन करी, कुछ नहीं हो पाया, बस कंज्यूमर फॉर्म में उनका पॉलिसी तक कैंसिल हो गया था, वो रिन्यू हुआ, रिवोक हुआ उनका, ओके। रिवोक हुआ, उनको फिर अप्रूवल आने लगा। सेम डे भले ही अप्रूवल नहीं आ पा रहा था उनका, ये हाँ ये प्रॉब्लम थी उनके साथ, सेम डे अप्रूवल नहीं आ पा रहा था, लेकिन हाँ नेक्स्ट डे तक उनका अप्रूवल आ जा रहा था। तो मतलब इससे मतलब यूजफुल होता है, यूजफुल होता है। इस हायरार्की को अगर फॉलो करें। हाँ, और आपका क्लेम अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, यू विल गेट द हेल्प। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है मेनली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हो गए या इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स हो गए कि हम हॉस्पिटलाइज हो गए, चलो क्लेम का मतलब प्री अप्रूवल भी आ गया, सब कुछ प्रोसीजर हो गया हमारा, नाउ एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज डॉक्टर हमको सुबह ही बोल देता है कि 10 बजे आके 10-11 बजे आके यू आर डिस्चार्ज, आप रेडी हो डिस्चार्ज के लिए, आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर भी सबसे बड़ा पेन होता है कि हॉस्पिटल में ऑल दो 5 स्टार हॉस्पिटल है या कैसा भी हॉस्पिटल है, उसमें रुकना बहुत टफ होता है, ठीक है। जब हमारा पूरा इलाज हो गया तो डॉक्टर सुबह 10 बजे का बोल के गया, मेरे को कभी कभी क्या होता है कि रात को 11 बजे तक जाके मैं डिस्चार्ज होता हूँ, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत एक्सपीरियंस है लोगों को अच्छी पॉलिसीज में भी, इवन कॉर्पोरेट पॉलिसीज, पर्सनल पॉलिसीज। तो इतना टाइम क्यों लगता है, मतलब क्या लोग मतलब जानना चाहते हैं कि इतना टाइम क्या लगता है कि मतलब 8-10 घंटे लगते हैं? देखो होता क्या है, डॉक्टर सबसे पहले सुबह आके राउंड लेते हैं, आपके अंदर भी एक्साइटमेंट होती है जब डॉक्टर कह देते हैं चलो भैया आज तो आप डिस्चार्ज हो, बहुत एनिमेटेड सा होता है वो सीन, और यहाँ क्या कर रहे हो आज, डिस्चार्ज हो, मैंने डिस्चार्ज कर दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्योंकि डॉक्टर्स को भी ये लगता है कि हाँ चलो अब वो हैप्पी है, अब वो यहाँ पे है कि हम भी हॉस्पिटल को भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए, सब पेन में आते पेन में आते हैं, जा रहे हैं, तो उसी को एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए उन्होंने बोल दिया। अब इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक हॉस्पिटल की प्रोसेस है, एक इंश्योरेंस कंपनी की प्रोसेस है। हॉस्पिटल की प्रोसेस ये है
डॉक्टर ने बोल दिया वो अपना राउंड्स खत्म करेंगे सारा पूरा सुबह में, उसके बाद वो डिस्चार्जेस जहाँ जहाँ लिखा है अब वो डिस्चार्जेस बनना रेडी होगा। डिस्चार्जेस बनने के भी प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले बनने के लिए एक पेपर जाएगा बिलिंग टीम के पास। बिलिंग टीम में जाने से पहले कुछ आपकी एक्स्ट्रा मेडिसिन या कुछ एडवाइस हो रखा है, डॉक्टर ने एडवाइस कर रखा है कि मान लो आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, डॉक्टर ने एडवाइस कर रखा है कि आपकी सीबीसी टेस्ट होगी, बहुत कॉमन सी टेस्ट है सीबीसी, सबको पता है। सीबीसी टेस्ट होगी, अगर वो नॉर्मल आएगा तो डिस्चार्ज कर देना। अब सीबीसी टेस्ट हुई, हमें तो ये बोल दिया था कि आप डिस्चार्ज हो गए, लेकिन सीबीसी टेस्ट होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, फिर जाकर वो डिस्चार्ज बनेगी। डिस्चार्ज समय पे हर चीज विजिट करना पड़ता है एक हॉस्पिटल में, किस बेसिस पे आप डिस्चार्ज कर रहे हो, क्या नॉर्मल था क्या नॉर्मल नहीं है, मेडिसिन अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन कुछ आइटम्स आ रखे हैं आपके, वो कौन कौन से रिफंड हो सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं, वो उसके लिए जाता है। वो रिटर्न होने के बाद फिर बिल जाता है बिलिंग टीम के पास। अब वो बिलिंग टीम उस पर काम करती है, एक तरफ बिलिंग टीम काम करेगी, बिलिंग टीम को भी हर एक आइटम एक एक करके ऐड करना होता है। और एक प्रोसेस होता है जो डॉक्टर्स के कैबिन में, चैम्बर में या आपके फ्लोर पे ही चल रहा होता है, इसको कहते हैं डिस्चार्ज समरी बनना। पहले डिस्चार्ज समरी बनेगा, टीम डॉक्टर बनाएंगे, फिर वो रीचेक होगा, कुछ गलत तो नहीं मेंशन हो गया है, कुछ मिसिंग तो नहीं है उसमें, क्योंकि डिस्चार्ज समरी आपके लिए लाइफ टाइम है। वो डिस्चार्ज समरी में एक छोटी सी मिस्टेक आपको आगे जाकर प्रॉब्लम कर सकती है। आई थिंक वो लीगल डॉक्यूमेंट, हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट ही है आपके लिए, वो आगे जाकर प्रॉब्लम कर सकती है। मान लो आज आपने यहाँ इस डॉक्टर को दिखाया, उसको आपका ट्रीटमेंट पता है, कल आप किसी और डॉक्टर को दिखाने जाते हो, कहीं और दिखाने जाते हो, सडन कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपके पास वही डिस्चार्ज समरी, वही देख करके जो अगला डॉक्टर है वो आपकी ट्रीटमेंट और मेडिसिन एनालिसिस देखेगा। वो आपको, आप अनकॉन्शियस को आप बता नहीं सकते हो फॉर एग्जाम्पल, फिर तो वही डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो उसको रीचेक करता है, रीवेरीफाई होता है, क्योंकि ये बार दो बार तीसरी बार रीवेरीफाई होता है, कुछ मिस्टेक तो नहीं, कुछ ऐसा लिख तो नहीं गया, कुछ मेडिसिन है कई बार ऐड होती है, फिर लगता है कि नहीं ये मेडिसिन नहीं देते हैं, कोई और मेडिसिन देते हैं, तो वो भी चेंज करता है डॉक्टर। वो बेसिकली पेशेंट के लिए ही होता है, वो जो टाइम लग रहा है जो प्रोसेस हो रहा है उसका बिल बन गया, डिस्चार्ज में बन गया, वो हॉस्पिटल टीपी के पास आएगा, वो उसको क्लब करेंगे। आप हॉस्पिटल टीपी एक बार उसको रीचेक करेगा, रीवेरीफाई करेगा कि उसमें जो बिल बना है, खास करके बिल उस इंश्योरेंस कंपनी के टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है वो 2 घंटे का जो टैक्स अब इंश्योरेंस के आगे जाएगा, वो 2 घंटे का बढ़ के 4 घंटे हो सकता है, क्योंकि अगर गलत बिल भेज दिया, हॉस्पिटल ने गलत बिल भेज दिया या कोई मिस्टेक होगी, फिर वो वहां से अप्रूवल आएगा, फिर हॉस्पिटल उसको चेंज करेगा, फिर बिल बनने का वो आधा घंटा, फिर भेजने का वो 2 घंटा, वो होता है। तो एक तो हॉस्पिटल की प्रोसेस होगी जो थोड़ी सी लंबी होती है, कारण ये है कि वो पेशेंट के लिए और स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, सबसे फॉलो अप करना होता है। अब दूसरा आता है प्रोसेस इंश्योरेंस का, जो हॉस्पिटल टीपी ने इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड कर दिया, मेल के लोकल जो भी चल रहा है। अब इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी सेम है, आप जब जैसे भेजते हैं हॉस्पिटल, वो उसको फिर जो अमाउंट है, जो आपके आइटम है, उसको एक एक करके वो अपने सिस्टम पे लोड करती है, वो मैनुअली एक एक आइटम लोड करेगी। उसके बाद फिर वो जाएगा डॉक्टर्स के पास, वहाँ पर भी डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट वेरीफाई करते हैं। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट वेरीफाई किया, अगर उन्हें किसी तरह का डाउट लगा या कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लगी कि नहीं अप्रूव करने से पहले ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो फिर वो वहाँ से क्वेरी डाल सकते हैं, मुझे ICP भेज दो लो केस पेपर, जिसमें पूरी ट्रीटमेंट मेंशन होती है, कब कौन सी मेडिसिन, क्या BP क्या था, वाइटल चार्ट्स क्या थे, डॉक्टर ने क्या क्या ट्रीटमेंट करी, क्या प्रोग्रेस नोट में क्या मेंशन कर रखा है, या पेशेंट जब आया था इनिशियली उस वक्त कैसा कंडीशन में था पेशेंट, सारा इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी मांग सकती है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी मांग सकती है, उनको हमें देना ही पड़ता है हॉस्पिटल वो चाहता है, वो चेक करती हैं। अगर मान लो किसी तरह का कुछ मेंशन है डिस्चार्ज समरी पे, या उन्हें कुछ बिल पे डाउट लगता है, या उनको टैरिफ का कुछ कंफ्यूजन होता है, तो वो क्वेरी डालती है, उसमें फिर टाइम लग जाता है। अगर वो क्वेरी नहीं डालती है तो ये सारा चेक होने के बाद सब कुछ सही है, कोई क्वेरी नहीं है, सब कुछ सही है, फिर वो आगे बढ़ता है DO के पास। अब DO जो है, अब उसका फाइनेंशियल क्लियरेंस करते हैं उसको, फिर उसका वो अप्रूवल लेटर बनेगा। मिनिमम टैक्ट मैं बोलूँगा, मैक्सिमम तो नहीं बोलूँगा, मिनिमम टैक्ट 2 घंटे का होता है, मैक्सिमम 4 घंटे तक होता है एक इंश्योरेंस कंपनी में, 2 से 4 घंटे के लिए आपको क्लियर करना, वो टाइम लग जाता है उसमें। मतलब
जब डॉक्टर बोलता है तो उसके बाद अभी जो एक्चुअल डिस्चार्ज का टाइम शुरू होता है जब हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्यूमेंट जाता है डॉक्यूमेंट चला गया इंश्योरेंस के पास, हाँ। तब से ये टैक्स शुरू होता है 2 से 4 2 घंटे से का। 4 घंटे तो मतलब हॉस्पिटल में मेनली टाइम लगता है। हॉस्पिटल में भी टाइम लगता है, इंश्योरेंस में भी टाइम लगता है, हॉस्पिटल में भी टाइम लगता है, बिल्स बनने हैं, आइटम रिटर्न होने हैं, पेशेंट का कुछ अगर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर लिख कर गए वो होना है। कई बार डॉक्टर सजेस्ट करके जाते हैं कि किसी और डॉक्टर से भी एक बार सजेशन ले लो, ओके, उसके बाद डिस्चार्ज second opinion। सेकंड ओपिनियन। वो डॉक्टर जब देख करके चले जाते हैं, उन्होंने अपना दे दिया कि हाँ डिस्चार्ज करना है, फिर डिस्चार्ज सभी बढ़ेंगे। हॉस्पिटल नहीं लेता और 1 घंटे के आसपास वो ले लेता है, इंश्योरेंस कंपनी को 3 घंटे ले लेती है, तो इसलिए टाइम लगता है कि 3-4 घंटा। अगर क्वेरी नहीं लगी तो 3 घंटे 4 घंटे तो लगते हैं मिनिमम टाइम। अगर क्वेरी लग गई तो फिर जितनी क्वेरी आती जाती है फिर वो टाइम वैसे वैसे बढ़ता जाता है आपका। तो इसमें तो ये आपने अच्छा बताया, इसलिए इसमें टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, और मैनुअल प्रोसेस है, तो क्वेरीज आती हैं, उधर भी डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इधर भी डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं, प्लस आप लोग भी इन्वॉल्व होते हो, मतलब जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, क्लेम्स का टीपीए, उनका टीपीए, आप टीपीए, तो इसलिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, टाइम लग गया। तो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट की वॉलंटरी इंश्योरेंस हो गया जो हम खुद पर्सनली लेते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो हमें ऑफिस से मिलता है या गवर्नमेंट से मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, तो कौन सा बेटर रहता है इस केस में? तो लोग कहते हैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मच बेटर, डे 1 से सब कुछ कवर्ड होता है, कोई इश्यूज नहीं आते। तो लेकिन आप आज कॉर्पोरेट छोड़ देते हो, वो इंश्योरेंस भी आपके साथ साथ खत्म हो जाते हैं। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आज आपने जॉब करना स्टार्ट किया 25 की एज में, 30 की एज में आपने जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, और 31 की एज में 1 साल के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार हो गया, आपको सडनली एडमिट होना, इंश्योरेंस तो खत्म हो गया आपका। तो बेटर है आपके पास कॉर्पोरेट है, वन ऑफ द ऑप्शन है, बेटर भी है, 1 डे से सब कुछ कवर होता है, कोई पीएटी का चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पर्सनल इंश्योरेंस होना इम्पोर्टेंट, ना ही इम्पोर्टेंट। और कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में आई थिंक लिमिट भी कॉर्पोरेट में Find होती है। लिमिट का भी इशू है, को पेमेंट के लिए जो हम बार बार बात कर रहे हैं, को पेमेंट का है, सब लिमिट का है, उसमें बहुत सारी वो है। लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट है आपके पास, और वो कई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस सिर्फ आपके लिए कवर होते हैं, कई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपके सिर्फ फैमिली के लिए, जो नियर बाय फैमिली को कहते हैं, हस्बैंड वाइफ Dependents। बच्चे, डिपेंडेंट, मदर फादर फिर रह जाते हैं। पेरेंट्स का नहीं। हाँ, कई कॉर्पोरेट में सिर्फ आपके लिए कवर है, हस्बैंड को, इवन वाइफ बच्चे भी नहीं, या वाइफ बच्चे तो सिर्फ 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा, दूसरे के लिए तो जरूरत है, तो आपको लेना पड़ता है, और वो बेटर है आपके पास एक कॉर्पोरेट है, ठीक है, लेकिन एक तो इसकी कोई एज है, मतलब बिगनर्स के लिए कोई एज है कि कोई अगर 18 साल का है, 20 साल का तब लेना है, या फिर 25-30 साल का हो जाएगा आप तब लेना है? जितनी जल्दी ले लो उतना बेटर। एक तो आपकी मैच्योर होने में 2 साल लगता है किसी भी पॉलिसी को, जो वेटिंग पीरियड वाला जो आपने 24 बताया है। मंथ वेटिंग पीरियड से 36 मंथ ऑफ वेटिंग पीरियड। तो आप, और आपकी बीमारियां भी नहीं है अभी, आप यंग एज में हो, आपकी बीमारियां भी कम है, सस्ता भी पड़ता सस्ता भी पड़ेगा, वो आपको प्रीमियम भी कॉस्ट सस्ता पड़ेगा। आपकी जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी आप उसमें ऐड कराते जाओगे। अगर आपके मदर फादर है, अभी आप मान लो 25 के हो और आप पॉलिसी ले रहे हो, तो आई थिंक आपके मदर फादर भी 50-55 के आसपास पहुंच चुके हैं। आपने नई नई जॉब ज्वाइन कर लिया, आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, उनके लिए वो भी पॉलिसी बेटर है कि आपने अभी ले ली, 5 साल उनका भी हो सकता है, माने आप देख ही रहो 50, 58, 60 तक बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती है। देखो बहुत उसका जल्दी तो लोगों कोई एज फैक्टर नहीं है, नहीं। क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस भी होते हैं। हाँ, नहीं मैं मदर फादर के लिए बात कर रहा हूँ, एज के बाद तो बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, अगर बहुत हेल्दी हैं फिर भी। उसका तो कोई रीजन नहीं, हाँ। बीमारी तो कभी भी आ सकती है, हाँ। आप हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं तो भी। तो भी। मैं रिसेंटली भी देखा है जिम गोए आते हैं, जो जिम जाते हैं हमेशा रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक है, अगेन हार्ट अटैक वगैरह ये सब आता है, ठीक अभी भी है, आ सकता है। उस केस में तो ये मैंडेट है। आप जितनी जल्दी पॉलिसी ले सकते हो, देखो एक होगा लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हेल्थ इंश्योरेंस आपको ना जिंदगी दे रहा है, आपके हेल्थ इज बाद क्या होगा उसके लिए हम पॉलिसीज, मैंने एक चीज नोटिस करी है इंडिया में, बाद क्या होगा उसके लिए ज्यादा पॉलिसीज लिखी होंगी। आप अभी का देखो, अगर आप सही रह जाते हो, सही हो जाता, आपको कोई बीमारी हुई, फिर आप ठीक हो जाते हो, आप वैसी 2 पॉलिसीज और खरीद सकते हो। करेक्ट। देखो पहला धन निरोगी का है, हाँ, पहला सुख निरोगी का है, ये कहावत हम मतलब बहुत पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं।
दैट्स अ मैंडेट। पहला सिक्योर भी आया है तो अगर वो सब कुछ है, नहीं तो पानी टेस्टलेस होता है, लेकिन पानी पीने में मजा नहीं होता अगर बुखार आया होता है। हाँ ये तो सिंपल सी चीज है। कुछ डेंगू हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसमें भी हॉस्पिटल्स के बिल बहुत हाई हो जाते हैं। 2 या 3 दिन के लिए भी अगर एडमिट होना है तो भी बहुत हाई बिल्स होते हैं। इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पढ़ के सोच समझ के हमें इंश्योरेंस लेना इंश्योरेंस चाहिए। कंपनी इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट की इंश्योरेंस है, ठीक है, हमें कुछ इशू आया है पॉलिसी में तो हम पोर्ट कराने की सोचते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि जब ऑफिस का क्लेम है, जब ऑफिस का कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो हम पर्सनल इंश्योरेंस ना ले। वो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम पर्सनल इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस है, पर्सनल इंश्योरेंस भी ले लिया तो हम कॉर्पोरेट इंश्योरेंस से ही हम अपने क्लेम्स लेते हैं, ठीक है। या फिर हम सोचते हैं कि छोटा मोटा खर्चा है तो हम अपने जेब से ही दे दें, जिससे कि हमें नो क्लेम बोनस ऐड होता रहे। या फिर हम पोर्ट कराने की सोचते हैं तो पोर्टेबिलिटी में कोई नुकसान है? देखो, पोर्टेबिलिटी में नुकसान हो सकता है, मेन रीजन उसका वही होता है पीडी और लाइबिलिटी। प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग डिजीज जिसको हम बोलते हैं, लाइबिलिटी या सर्टेन करती है डिनाइल्स उसमें होते हैं। हाँ, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट पेपर, आपके पास बॉन्ड्स होने चाहिए बेसिकली। आपके पास क्या होता है? बॉन्ड हो पेपर, पॉलिसी पेपर। पॉलिसी पेपर जो आपने पहले, जैसे मान लीजिए आपने जो पहली पॉलिसी खरीदी थी उस समय आपने एक फॉर्म फिल किया था, जो आपने सारा डिक्लेरेशन दिया था, वो अगर आपके पास और आपने उसको कोट कराया, कोट के बाद किसी रीजन से चेक नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी ने, जो आपको नहीं मान ली, ये पोर्टेड पॉलिसी है, उन्होंने क्लॉज डाल दिया कि कवरिंग आफ्टर 24 मंथ्स। तो एटलीस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट है, फिर आप हॉस्पिटल को बोलो कि भाई इस डॉक्यूमेंट के साथ भेजो, तो वो डॉक्यूमेंट लगाएगा कि हमारा पहले से, तो उससे पहले वैसे तो पॉलिसीज के पहले पेज पर ही लिखा होता है ये उस कंपनी से कोट हुआ है, लेकिन साथ में अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो आपका और ज्यादा बेस बन जाता है उस चीज का, तो वो भेज करके। लेकिन हाँ, थोड़ा नुकसान है। मैं पर्सनली यही सजेस्ट करता हूँ कि जो चल रहा है चलने दो, 2 साल का वेटिंग पीरियड लगा करके कोई वो नहीं है। बहुत कम पॉलिसी है जो वेटिंग पीरियड नहीं देखती है, मैक्सिमम वेटिंग पीरियड लग जाता है, बिल्कुल नई पॉलिसी के साथ ट्रीट होता है। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस के अपने अपने मॉडल्स होते हैं। आपके पास कोर्ट है, कवर होगा, ठीक है, लेकिन आपने पुरानी कंपनी को 3 साल का प्रीमियम दिया है, नई कंपनी को मान लो आपने आज ही प्रीमियम दिया है, पहला प्रीमियम, कल आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसके लिए तो वो एट द एंड ऑफ द डे वही है ना, आपने तो आज ही प्रीमियम दिया है, आपने 30,000 25,000 का आज प्रीमियम दिया है और आप सीधा 2.5 लाख रुपये मांगे, कुछ तो है उसके दिमाग में, ये होता है कि कुछ तो है इसमें। लेकिन जैसे हमारी पॉलिसी 3 साल पुरानी हो गई, ठीक है, तो उसमें क्लेम नहीं लिया तो नो क्लेम बोनस उसमें ऐड हो जाता है, तो क्यूमुलेटिव बोनस भी जिसको बोलते हैं। तो जैसे सपोज मेरी 5 लाख की पॉलिसी, सपोज 3 साल के बाद 15 लाख की हो गई, सम एश्योर्ड में 5 लाख के हिसाब से प्रीमियम दे रहा, तो 15 लाख तक का, जैसे सपोज कोई एक बीमारी हुई तो उसमें पूरा मेरे को रिम्बर्समेंट, पूरा कैशलेस हो जाएगा, रिम्बर्समेंट हो जाएगा पूरा अमाउंट। सिर्फ नो क्लेम बोनस कवर करता है इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको देती है। अगर आपके कैशलेस के लिए नहीं है, वो मेंशन होता है, अगर आपके कैशलेस के लिए नहीं है नो क्लेम बोनस तो आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा, लेकिन वो आपको मिलेगा जरूर। तो 5 लाख की जैसे पॉलिसी, अभी कुछ पॉलिसीज आ रही है सिक्योर और कुछ अलग अलग नाम होंगे कि 5 लाख का Yes, ही आपकी sir. पॉलिसी खत्म हो गई, नहीं पॉलिसी खत्म हो गई आपकी, जैसे सपोज 5 लाख का अमाउंट खत्म हो गया तो आपको दोबारा रिफिल हो जाता है, रिफिल बेनिफिट जो आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है, तो वो सही है, वो बात बहुत सही है। आपका सेम ट्रीट, बस उसमें 2 चीजें ध्यान जरूर देना कि सेम बीमारी के लिए वो कवर होगा या नहीं होगा। अगर रिफिल बेनिफिट वाला आप पॉलिसी ले रहे हो सेम ट्रीटमेंट के लिए, सेम बीमारी के लिए, क्योंकि आज आप डिस्चार्ज हो रहे हो, कल दोबारा से किस रीजन से आपको फिर से सेम चीजों के लिए एडमिट होना पड़ रहा है, तो वो कवर होगा नहीं होगा, ये चीज जरूर चेक करना। बाकी वो बहुत अच्छी पॉलिसी, उसमें आपको मिलता भी है, अनलिमिटेड क्लेम्स भी होते हैं क्लेम्स होते हैं उसमें, पूरे साल चलता है वो आपका। ये नहीं कि 5 लाख खत्म हो गया या 10 लाख खत्म हो गया, अब आपको अगले साल तक वेट करना पड़ेगा इंश्योरेंस यूज करना। जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा था लास्ट ईयर, सैफ अली खान जो सेलिब्रिटी हैं, सैफ अली खान ने भी आई थिंक 35 लाख के अप्रॉक्स उन्होंने इंश्योरेंस से लिया था, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, उन्होंने भी इंश्योरेंस के थ्रू पैसे ले, तो सेलिब्रिटी भी नहीं बचे, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि हेल्थ की जो कॉस्ट है वो अनलिमिटेड है, कुछ कितना भी खर्चा हो सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देखो, सेलिब्रिटी है, मान लो कि जो भी इनकम होगी, लेकिन ये खर्च तो सडन है,
सडन है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं कितना है। भी हो सकता है। बैंक से पैसे निकाल करके देने हैं वहां पर, वो तो कम ही हो रहा है ना। और आपने पहले से अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट भी मानता हूँ। आई थिंक इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर है ये तो। हाँ, पॉलिसी Basic। कोई भी पॉलिसी हो, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस, कोई भी हो, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो आपने पहले से कर रखा है, तो आपकी जरूरत को काम आ रही है, आपके फैमिली को सपोर्ट कर रही है। आप सैफ अली खान की बात करो या किसी नॉर्मल की बात करो जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए भी बात करो, वो सडन पैसा निकालना बहुत एकदम से नहीं हो पाता है। मुश्किल है किसी के लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा भी कहते हैं कि यार जब जरूरत पड़ती है या कोई किसी के पास जॉब नहीं है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो मिलता भी नहीं है इतना इजीली, हाँ, क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाला कवर नहीं मिलता। डे वन से कुछ कवर की कवरेज नहीं मिलती है, कॉर्पोरेट में मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है पॉलिसी कैसी है। नहीं कॉर्पोरेट में तो आपको मिलेगी, कॉर्पोरेट में मिलेगी आपको, कॉर्पोरेट में डे वन से मिलती है, तो ऐसी पॉलिसी बट जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही तब तक भी होता है। वो कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसा ऑफर करते हैं कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, कुछ कॉर्पोरेट्स, वो 0.1% जो वो पोर्टेबल वो भी पोर्ट करा नहीं सकते कर सकते। आप सेम पॉलिसी चलती रहेगी, Continue करा सकते हो। आप कंटिन्यू करा सकते हो, आप जॉब चल रही है आप कंटिन्यू करा सकते हो, 0.1% है। लेकिन अगर आपको लेना है, आप तो लेकर के रखो, पूरी फैमिली को कवर करा के रखो। हो। दैट्स अ गुड पॉइंट। अब एक और वो आता है क्वेश्चन कि पॉलिसी ली हमने सपोज 5 लाख की ली, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास मतलब सेकेंडरी इंश्योरेंस है, जैसे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस हो गया या ऑफिस की तरफ से कुछ कोई और इंश्योरेंस है हमारे पास। 5 लाख का मैंने कवर लिया है, तो 5 लाख के कवर के बाद एक आता है सुपर टॉपअप, जो आजकल हम बहुत सुनते हैं कि जैसे सपोज मेरे तो 5 लाख का कवर है, लेकिन इन केस अगर मेरा खर्चा 50 लाख का हुआ तो मेरे को तो 5 लाख ही मिलेंगे, लेकिन मैं प्रीमियम ज्यादा नहीं दे सकता कि मैं 50 लाख का कवरेज दूंगी इनिशियली, केवल 50 लाख के लिए मेरे को काफी पैसा देना पड़ेगा। तो सुपर टॉपअप पिक्चर में आता है, तो उसका क्या मतलब, वो कैसा हेल्पफुल है? पहले तो बेस पॉलिसी हो गई जो आपने बात करी 5 लाख की, बेस के बाद टॉपअप के बाद सुपर टॉप, अच्छा, तो मिस्टेक है। टॉपअप भी सेम अमाउंट का ले सकते हो, आप कम का ले सकते हो, ज्यादा का ले सकते हो, सेम है सुपर टॉपअप भी था, कम ज्यादा सेम अमाउंट का आप ले सकते हो। अब उसमें एक दो चीजें देखने की होती है टॉपअप सुपर टॉपअप में, कि आपकी सेम कंपनी की हो तो ज्यादा बेटर। मैंने आपको बिलिंग के लिए पहले बताया था कि बिल जो बनता है वो इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग ही बनता है। अब मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक हॉस्पिटल का टाई अप है 50,000, या मैं रूम रेंट की बात करता हूँ, सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है, सही 5,000 ब्रांड, एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ 5,000, दूसरे इंश्योरेंस के साथ है आपका 6,000 7,000 का, तीसरे का साथ है 8,000 का। तो एक आपका बिल तो एक ही बार बनेगा, सेम रेट पे बनेगा, सेम उस पे बनेगा। 5,000 के हिसाब से आपका बिल बना है, एक कंपनी बेस पे आपका अप्रूवल आ गया, अब आपको टॉप अप्लाई करना है, लेकिन उसके साथ हॉस्पिटल का टाई है 6 लाख का, 6,000 का, 7,000 का, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो फिर आपको रिम्बर्समेंट कराना पड़ेगा। हॉस्पिटल वहाँ भेज ही नहीं सकता उसको, क्योंकि उनका टाई अप ही नहीं है इसलिए। तो दैट्स अ गुड थिंग कि अगर सुपर टॉपअप या टॉपअप ले टॉप अप ले रहे हो तो कोशिश करो Same company का लो। कंपनी की लो, अदरवाइज डिडक्टेबल टाइप की लो। सुपर टॉप एक और आता है डिडक्टेबल आता है, वो क्या होता है? वो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको बेस खत्म करना मैंडेटरी है। ओके, अगर आपका बेस 5 लाख रुपए का है तो आपको ऐसा मैंडेटरी है कि आपका 5 खत्म होगा, हम तभी टॉपअप सुपर टॉपअप लेंगे। मैंने तो यही सुना है खत्म होगा तभी आपको हाँ। मिलेगा। नहीं, उसमें डिडक्टेबल जैसा भी होता है कि आप एक काम करो, मान लो आपका बिल 25 लाख का बनने वाला, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, तब्बा वो है 25 लाख के आसपास का बिल बनने वाला, आप 5 लाख रुपए खुद से पे कर दो, वो इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेज देगा और आपने खुद से 5 लाख पे किया, इसके बाद का आपका पेमेंट करना है। हाँ, तो इस तरह के भी टॉपअप आते हैं। रेट मतलब 5 लाख तक का वो, अब 5 पहले लाख। इंश्योरेंस कंपनी से कोई मतलब नहीं है, 5 लाख का जो इनिशियल बिल है वो पे कर दो। अब जैसे 5 लाख का है तो जैसे मैंने बताया कि रूम रेंट कैपिंग होती है 5,000 तक की, दूसरी वाली आपकी 15 लाख की है या 20 लाख की पॉलिसी है, उसमें 20,000 तक का कवर कर रहा है। टॉपअप है, आप चाहो बेस के साथ उसको यूज कर सकते हो, अगर किसी और कंपनी का डिडक्टेबल है, आपको लग रहा है नहीं बिल ज्यादा बनेगा, मेरे लिए पेशेंट को फोन है, मैं उसको सिंगल रूम में ही रखूंगा, मैं उसको अच्छे कमरे में रखूंगा, उस पॉलिसी में ज्यादा बेनिफिट आ रहा है, तो आप जो भी बिल जो जितने का आपका बेस पॉलिसी है उतना आपने पेमेंट कर दिया,
बाकी आप लोग उस कंपनी से क्लेम कर लिया। आई थिंक टॉप अप और सुपर टॉप का प्रीमियम भी बहुत कम होता है हाँ, पॉलिसी। बेस पॉलिसी के बाद टॉपअप सुपर टॉपअप को अगर आप सेम कंपनी से ले रहे हो तो फिर कम रहता है। बट इसमें भी वेटिंग पीरियड वगैरह सब कुछ होता है। वेटिंग पीरियड कई बार होता है, टॉपअप में वेटिंग पीरियड भी होता है प्री एग्जिस्टिंग, लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए होता है अच्छा, कि अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है, आपके पास बेस चल रही है और आप प्रॉब्लम आपको पता चल गई है और आप टॉपअप ले रहे हैं, फिर उसमें आपका वेटिंग पीरियड होगा कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड कितना दिखता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। तो आई थिंक बेटर है कि आप जो बेसिक पॉलिसी है उसका कम सम एश्योर्ड ले लो तो आपसे पैसा बचेगा। हाँ। प्लस अगर आप सुपर टॉप अप लेते हो तो उससे मतलब कम प्रीमियम दोगे तो कवरेज ज्यादा Coverage होगा। ज्यादा होगा। बेस्ट तरीका ये है हाँ। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप ले दो साथ में। साथ में ले लो, कुछ दिनों के बाद ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बीमारी पता लगने के बाद उसमें वेटिंग पीरियड उसमें भी लग जाता है। तो आप कोशिश करो, ले रहे हो, आपको टॉपअप लगती है, आज लग रहा है कि हाँ कुछ ले लेते हैं, तो आप ले लो। टॉप अप बहुत तो हेल्पफुल होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपने कहा हॉस्पिटल्स भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि वैसे क्लेम अटक सकता है अगर हम वो प्रोवाइड ना करें। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने डिनाइल पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ आपके केस में, वो है लायबिलिटी, वेटिंग पीरियड, इन दो चीजों में। तो आपके पास ना फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर होना बहुत, जो मैं फील करता हूँ। फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर हो गया, मतलब मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आज आपने फिजिशियन को दिखाया है, उस फिजिशियन ने कुछ इन्वेस्टिगेशन देखे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और वो आपके पास कंसल्टेशन पेपर। सडनली आप मान लो ऐसे ही कहीं गए, आपको डिटेक्ट हो गया कि आपको डायबिटीज है, डॉक्टर ने बोला डायबिटीज, तो डायबिटीज का वो फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर, यहाँ कंसल्टेशन पेपर है, उससे पहले नहीं था, तो उसमें ना मेंशन कर देता है डॉक्टर डायबिटीज इतना, और फिर उसके बाद वाले जो पेपर्स होते हैं ना उसमें लिखा होता है नोन केस, नोन केस ऑफ डायबिटीज है, नोन केस ऑफ ये जो भी बीमारी है। नोन केस में क्या होता है, आप जब वो पेपर, अब आपके पास फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर नहीं है, आपका वो नोन केस वाला पेपर गया फर्स्ट कंसल्टेशन, तो वो पूछेगा कि भाई कब से है, तो डॉक्टर ने मान लो लिख कर दिया कि 24 तारीख से, 24 तारीख को चेक कराएगा, 24 तारीख से, तो 24 तारीख का पेपर अगर आपके पास है तो वो हो गया ना, बेस्ट हो गया आपके लिए, वो प्रूफ हो गया आपका। इसलिए फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर हमेशा होना चाहिए पेशेंट के पास कोई भी बीमारी का। डे वन से जो भी आप कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, डे वन से यू शुड मेक अ फाइल ऑल द पेपर्स। हाँ, ठीक है। किसी भी, और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कंसल्टेशन सिर्फ उस बीमारी से रिलेटेड ही कंसल्टेशन पेपर होना, जैसे मान लो हार्ट डिजीज हो गई है तो सिर्फ हाइपरटेंशन का चाहिए, नहीं डायबिटीज है, सीओपीडी है, आपको कोई बीमारी है उसको होना चाहिए आपके पास। हाँ, पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है इतनी आपकी, 5 साल 6 साल 7 साल, तो फिर बात अलग है, तो कंपनी की डिमांड भी नहीं रहती, एक बार बड़ी लगा देगी फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर की, अगर है तो ठीक है, वरना आप लेटर दे लिख करके दे दो कि ये मेरे पास जो लेटेस्ट पेपर है, तो वो मान जाती है, वो हो जाता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी अभी ली है 2 साल 3 साल, और खास करके अगर आप पहली बार क्लेम लेने जा रहे हैं किसी भी पॉलिसी में, तब आपका वेरिफिकेशन थोड़ा ज्यादा हो, उस वक्त फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर आपने बहुत हेल्प किया। सारे पेपर्स एंड टू एंड, मतलब शुरू से आखिरी तक सारे पेपर्स इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इवन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सब कुछ। वो सब कुछ होना चाहिए आपके पास। तो एक और क्वेश्चन है मेरा, जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं, एक हमारा मेंटल सेटअप, मेंटल माइंड सेट होता है कि हमें सस्ता मतलब हमें लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा अगर ये अगर अपनी एज है बहुत 20 साल के 21 साल के, इतना कोई बीमारी होगी नहीं, बहुत यंग है, हम सोचते हैं कि सस्ती पॉलिसी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे वो जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो हटा देते हैं सस्ती पॉलिसी के। तो सस्ती पॉलिसी अच्छी होती है या महंगी पॉलिसी अच्छी होती है, या आपने कोई ऐसा केस देखा हो आपने रियल लाइफ में कि उसने सस्ती पॉलिसी की पॉलिसी ले ली, लेकिन एट द टाइम क्लेम उसके साथ ब्लेंडर हो गया, सरप्राइज हो गया, उसको पता ही नहीं लगा, रिजेक्शन हो गया। रिजेक्शन का तो रिजेक्शन भी होते हैं, सस्ती बात सस्ती और न्यू पॉलिसी में आपको नीड कैसी है उसकी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कहीं पे था तो वहाँ एक बंदा था लोअर क्लास, तो उन्होंने, मेरे को बड़ा अच्छा लगा भाई पॉलिसी ले रखी है उसने,
तो उसका कुछ सैलरी आने में टाइम था 5-7 दिन का। तो मेरे पास आया, मेरे को बोला कि मेरे को 5-7 दिन है सैलरी आने में, आप मेरा प्रीमियम पे कर दोगे? तो प्रीमियम तो बोला हाँ, वो हेल्थ पॉलिसी ले रखी है मैंने, और मंथली प्रीमियम जाता होगा उसका 500-700 रुपये वाली बात, ठीक है। तब जब प्रीमियम पे करने गया, मैं पॉलिसी देखी, पॉलिसी बस एक बार स्कूल किया तो पता चला ये तो एक्सीडेंटल कवर है इस पॉलिसी, इसलिए सस्ता था। इसलिए सस्ता था। फिर कई पेशेंट आते हैं जिनका नेटवर्क हॉस्पिटल होता है, ये आजकल क्या है, नेटवर्क हॉस्पिटल तो है, लेकिन कई बार जोनल डिनायल होता है। जोनल डिनायल क्या होता है? जोनल डिनायल ये होता है कि आपकी पॉलिसी ऐसी है जो एक जोन में ही कवर करेगी। ये भी होता है? ये भी होता है। ग्लोबली नहीं होता है? जी ग्लोबली या नेशनली कहीं भी हो? नहीं, कुछ पॉलिसीज आजकल आ गई हैं जो जोनल कवरेज करती है कि आप अपने जोन के बाहर नहीं ट्रीटमेंट करा सकते। Okay. पहले जोनल को पेमेंट वाली पॉलिसीज आती थी, आजकल जोनल डिनायल वाली पॉलिसी आती है। डिनाई हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाता है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं है, आपका डिनाई करता है, डायरेक्ट डिनायल हो जाता है पहले एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग। आपने मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, आपने किसी बिहार के किसी जगह से लिया है, वहां पर एक ट्रीटमेंट का कॉस्ट 20,000 है। अब आप दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, वेलोर जाते हो, ट्रीटमेंट का कॉस्ट आपका बढ़कर भी 1 लाख रुपीज, 50,000, 70,000 हो जाता है। तो वो पॉलिसी ऐसी है जो महंगे शहरों में या टायर 1 टायर 2 जिससे हम कहते हैं टायर 2 की पॉलिसी है, टीयर 1 सिटीज, टीयर 2 सिटीज। टियर 3 की पॉलिसी है, टियर 1 में नहीं चलेगी, नहीं कवर करेंगे। पहले आता था जोनल को पेमेंट लगता था, टियर 2 की पॉलिसी है, वो पॉलिसीज पे डिपेंड करता है जो नहीं पता होता पेशेंट को। मैंने एक देखा है, एक लेडी आई थी, उनका जोनल को पेमेंट था, जोनल डिनायल नहीं, जोनल को पेमेंट वाली पॉलिसी थी, उनको ये पता ही नहीं था। नहीं मेरा तो पूरी पॉलिसी है, ये क्यों कट गया मेरा, तो क्यों बोल दी जोनल को पेमेंट किया है, तो क्या हम ट्रीटमेंट नहीं करा सकते? उनको मालूम नहीं था जोनल को पेमेंट भी होता है, जोनल डिनायल भी हो जाता है। पॉलिसी बनाई है, कॉस्टिंग में कम होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सोल्यूशन क्या है उसका? चेक कर दो, आप पॉलिसी ले रहे हो उस समय चेक कर लो कि जोनल कुछ तो नहीं लिखा हुआ। ओके, तो मतलब यहाँ पे, लेकिन ऐसा भी होता है ना कि जैसे सपोज मैं बिहार में, ठीक है, मैंने सबसे पहले अपने पास वाले हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा, लेकिन वो रिकमेंड करेगा कि यहाँ पे नहीं हो रहा, तो हम अच्छे सिटीज में जाते हैं, टीयर 1 सिटीज में जाते हैं। सपोज दिल्ली में आए या मुंबई गए, क्योंकि वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो क्या वो उसको रिजेक्ट कर देंगे? लेकिन अगर इनिशियली हम इस चीज को देख के चले कि भाई सब जगह वैलिड है, इनिशियली देखना है। इनिशियली देखना है आपको, पॉलिसी लेते समय हर जगह वैलिड है। और बेसिक तो उन्हीं को जरूरत है पॉलिसीज की, मैक्सिमम मैं मानता हूँ जो छोटे शहरों में वो अपनी पॉलिसीज खरीदी, उनको बड़े शहर में आकर के ट्रीटमेंट कराना उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उनके पास तो और बेटर पॉलिसी होनी चाहिए। सो अभिषेक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग जिप्सा। हमने सुना है कि जिप्सा में कुछ लिमिट, सब लिमिट्स या लिमिट्स होती है पर्टिकुलर प्रोसीजर्स या किसी डिजीज के लिए, तो जिप्सा क्या होता है? जिप्सा बेसिकली गवर्निंग बॉडी है इंश्योरेंस कंपनीज की, उसके अंदर पीपीएम पैकेज बोल के होता है। कुछ ट्रीटमेंट के कॉस्ट, रूम रेंट वगैरह जो है वो कंपेरेटिवली बाकी पॉलिसीज से कम होती है। 4 पॉलिसीज हैं जब जो जिप्सा के अंदर आती हैं, और सर्जरी की कॉस्ट भी जो नॉर्मल सर्जरीज हैं, नॉर्मल इन द सेंस जो पहले से चलती आ रही है, कुछ सर्जरीज 30-35 सर्जरीज हैं उसके अंदर जिसके कॉस्ट कम पड़ते हैं आपको बाकी पॉलिसीज से, और कैश ट्रीटमेंट से तो बहुत ही कम पड़ते हैं। और जिप्सा पॉलिसीज मैक्सिमम कॉर्पोरेट यूज करती है, मैक्सिमम कॉर्पोरेट के पास जिप्सा पॉलिसीज ही होते हैं। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है मेरा मोराटोरियम पीरियड की, ओल्ड इज गोल्ड। जैसे आपने बोला कि पुरानी पॉलिसी जितना अच्छा होगा तो आप पोर्ट ना कराएं, पुरानी पॉलिसी रखें जितने ईयर्स पुरानी है, तो उस पर रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस केस में ये मोराटोरियम पीरियड जो आप डिस्कस कर रहे थे, कि मोराटोरियम पीरियड क्या होता है? तो इसमें ना आपका पीडी कवर हो जाता है 5 साल, किसी में 6 साल, 5 से 6 साल के अंदर आपके पीडी कवर होने स्टार्ट हो जाता है। अगर पॉलिसी से लेने से पहले से भी आपको प्रॉब्लम है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर आप कंप्लेन करते हैं किसी भी तरह की, मान लो आपका डिनायल आ भी जाता है एक बार के लिए, पॉलिसीज नहीं चेक हुई है सही से, कैशलेस के टाइम पे डिनायल आ भी जाता है, लेकिन आपके पॉलिसीज में हो चुके हैं वो 5 साल 6 साल हो चुके हैं,
आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, दोबारा से वो अप्रूवल आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये बेनिफिट होता है। बेनिफिट होता है, आप चेक करा सकते हो। और पॉलिसी जितनी पुरानी, जितनी मैच्योर, उतना बेटर है। मैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, जैसे आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, सामने वाले के लिए बिजनेस है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप तो एक नई पॉलिसी में 2 प्रीमियम पे किए हैं, 3 प्रीमियम पे किए हैं, 20,000 रुपए का एवरेज पकड़ते हैं, 25,000 रुपए। 3 प्रीमियम पे किए हुए आपने 75,000। आप इंश्योरेंस कंपनी से किसी बड़ी बीमारी के लिए कॉस्टिंग लेने गए हो, आप 75,000 रुपए के बेसिस पे आप मान रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और इंश्योरेंस कंपनी और खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कुछ हो जाए तो वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी सी झिझकेगी उस केस में, क्योंकि उसके बाद तो फिर प्रीमियम आएंगे नहीं ना उसके पास। और वही आपकी कोई मैच्योर पॉलिसी है, आपने 7 प्रीमियम दे रखे हैं, 8 प्रीमियम दे रखे हैं, 7 साल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार भी क्लेम लेने जा रहे, तो वो ऑब्वियसली मैच्योर्ड पॉलिसी, आपने ज्यादा प्रीमियम भी दे रखा है, कंपनी को भी ऐसा है कि हाँ इतने साल से बीमार नहीं हुआ, अचानक से बीमार हुआ है, तो होगा वो बेटर ऑप्शन है आपको। मेक सेंस, मतलब लॉजिकल भी है। हाँ लॉजिकल है, बेसिकली मैं उसी सेंस में बात कर रहा हूँ, लॉजिकल है। तो इसलिए मतलब हमें पॉलिसी जितनी पुरानी है आपकी, पॉलिसी जितनी ज्यादा मैच्योर हो रखी है, जितने ज्यादा आपने प्रीमियम दे रखे हैं, वो पॉलिसी उतनी बेटर है आपके लिए। आजकल पोर्टिंग का बहुत वो चल रहा है, हमने बात भी करी थोड़ी देर पहले, पोर्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, पोर्टिंग का बहुत चल रहा है, लेकिन मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो आपके पास एक पॉलिसी है, आपको लगता है कि दूसरी पॉलिसी ज्यादा बेटर है, आप वो खरीद लो एज ए सेकेंड पॉलिसी, लेकिन आपकी जो चल रही है, जो मैच्योर हो चुकी है आपकी पॉलिसी, उसको चलने दो। तो ये बेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक गाइस, आप लोगों ने देखा कि अभिषेक ने हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब इतनी इंफॉर्मेशन लेने के बाद होपफुली आप एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान ले सकेंगे अपने लिए, और इंश्योरेंस प्लान लेके फिर आपको आई थिंक क्लेम में भी इशू नहीं आएगा। तो ये जो टॉपिक हमने कवर किया, इसमें आपको और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमें डीएम करें, तो we'll take help of Abhishek and we will reply to you on 1-to-1। और if you like this podcast, please share करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और till then, stay insured, stay healthy. Thank you.